तो हम जो टॉपिक आज मैं सोच रहा हूँ कराने के लिए कॉमन टॉपिक जो ले लेते हैं जो सब जगह काम आएगा आपका, रेशियो टॉपिक है। रेशियो आवाज और क्लियर नहीं आ रही आवाज क्लियर नहीं सर। है। आवाज यार बाकी अपना म्यूट कर लो सर के साथ साथ, तुम सबकी आवाज आ रही। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट भाई, मेरे यहाँ से दिक्कत नहीं होगी भाई, मेरे यहाँ पे नेट बड़ा तेज है इसलिए मेरे यहाँ से दिक्कत नहीं है नेट स्पीड की। हाँ भाई आप बताओ, आवाज आ रही है सबको? ठीक, चलो देखो, रेशो और मिक्सचर करेंगे आज टॉपिक हम, तो ध्यान से समझना है आपको। टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्या मैं कहूंगा, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी है इस टॉपिक में, ठीक है। अब क्या है रेशो? सबसे पहले तो देखो, आपको जो सबसे पहले लिखा गया है रेशो, तो रेशो के बारे में ही पता होना चाहिए कि रेशो किसे कहते हैं। तो सुनना भाई जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई रेशो की बात करूं मैं, रेशो होता क्या है? आपको पता है रेशो का साइन ये होता है, ये तो आपको पता है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। भाई दो बिंदु होती है रेशो का साइन। अब अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, मैं ए रेशो बी एक वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ मैंने 20 लिख दिया और यहाँ मैंने 25 लिख दिया, तो क्या ये बताओ, क्या ये दोनों रेशो है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया, ये रेशो नहीं है। क्यों? रेशो का मतलब ये होता है कि दो ऐसी वैल्यू जो कट जाए और उसके बाद कटने के बाद कुछ ना बचे उसके अंदर, उसको रेशो कहा जाता है। जैसे देखो 20 और 25 कट सकता है, तो 20 और 25 से 5 से कट सकता है, तो मैं लिखूंगा 5 4 द 4 और 5 सर। 25। तो ये है रेशो, हम इसको रेशो कहेंगे, इसको हम रेशो नहीं कहेंगे, ये रेशो नहीं, ध्यान रखना। तो रेशो हमेशा वो होगा जिसमें हम कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जो सब कुछ कट चुका होगा, वो इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो चलो ये तो हमें पता करना था, लिखना भी कुछ नहीं है, जब बताऊंगा तब लिखनी है। अभी सुनो भाई, आगे समझना क्या है। अब सबसे पहले हम रेशो बनाना सीखते हैं कि रेशो कैसे बनाते हैं, तो जरा ध्यान से समझना। मैंने कईयों को आती है रेशो बनानी, मगर कईयों ने जैसे नहीं सीखी होगी, तो आप सीख लो, क्योंकि इसके बिना उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें भी अगला जो पार्ट करेंगे हम, एज के क्वेश्चन आएंगे आपके, मिक्सचर के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मगर उसके लिए सबसे पहले तो रेशो आना चाहिए कि रेशो बनती कैसे। तो देखो भाई, अगर मैं मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि ए रेशो बी 4:5 है, और मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ बी रेशो सी 5:6 है, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा रेशो पूछ रहा हूँ, बताओ ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा? अब कई स्टूडेंट 4:5:6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, करेंगे कैसे, जरा ये समझना, जिसको नहीं पता वो देखना एक बार, और जिसको पता है वो भी देख लो, कोई बात नहीं। ए रेशो बी क्या है? 4:5। तो मैंने क्या करा, ए और बी के नीचे 4 और 5 लिख दिया, ठीक है। बी रेशो सी क्या है? 5:6। तो बी और सी के नीचे मैंने 5 और 6 लिख दिया। लो भाई, अब ना आपको रेशो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये वैल्यू देखनी है, वो देखना है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2 बार दे रखी हो। जैसे ए देखो 1 बार है तो इसको छोड़ दो, सी 1 बार है उसको छोड़ दो। यहाँ पर बी की वैल्यू देखो 2 बार है, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है। तो अगर कभी ऐसा हो कि जहां पर आपको 2 वैल्यू मिलती है, उस केस में आप ये चेक करो कि जो ये दो वैल्यू है दोनों सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। देखो ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, अगर सेम है तो कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा वैल्यू उतार लो, 4 की 4 लिख दो, 5 का 5 और 6 की, कुछ नहीं करना। मगर अगर वैल्यू अलग हो जाती है, उस केस में सबसे पहले वैल्यू आपको सेम बनानी है और फिर आपको क्वेश्चन को करना है। अब जरा देखो कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ एक और। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ ए रेशो बी, मैंने लिखा म्यूट कर लो भाई, कोई किसी के यहाँ से आवाज आ रही है काफी। अरे भाई माइक बंद कर ले यार। म्यूट कर लो भाई, कौन है? ठीक है चलो, देखो ए रेशो बी क्या है जरा समझना, 7:8, और बी रेशो सी दे रखा है 6:5। अब समझना जरा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ है, अगर मैं आपसे ए रेशो बी रेशो सी पूछता हूँ, ए रेशो बी लिखूंगा 7:8, बी रेशो सी लिखूंगा 6:5। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अंतर आ गया। कैसे? यहाँ पर देखो बी की वैल्यू ऊपर भी सेम थी नीचे भी सेम थी, मगर यहाँ पे बी की वैल्यू ऊपर 8 हो गई और नीचे 6 हो गई। तो ये नहीं कि यहाँ लिख दो, वो ट्रिक वाली फेल हो जाती है चीजें। इसलिए बेटर क्या है, ऊपर 8 है, देखो यहाँ पर सबसे पहले वही देखना है जो डबल है। यहाँ पर डबल कौन है? बी है। ऊपर 8 है नीचे 6, तो इस 8 और 6 को सेम बनाओ। अब 8 और 6 को सेम बनाते कैसे? 8 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें।
8 और 6 का एलसीएम कितना होता है ये पता होगा भाई। एक ऐसा नंबर जो 8 के टेबल में 24 होता है, 24 होता है, 48 नहीं, 24 24। 24। एक सबसे पहला नंबर बताओ जो 8 और 6 के टेबल में आता है। 24। 48 तो आता है, 24 सबसे पहला नंबर 24 आता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको 24 बनाना है। तो 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुना करूंगा? 3 से, तो यहाँ पे 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 24 बनाने के लिए 4 से गुना करूंगा, तो नीचे 4 से गुना कर दो। अब जितनी भी सारी ऊपर वैल्यू है वो सारी 3 से मल्टीप्लाई होंगी, और जितनी भी सारी नीचे वैल्यू है वो सारी 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो आपको रेशो निकल जाएगा। कैसे? देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू 7 है, और यहाँ पर ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, यहाँ 21 लिख दो। 8 को 3 से करोगे 24 आएगा, 6 को 4 से करोगे 24 आएगा, तो यहाँ पर तो 24 बन जाएगा। यहाँ पर सी नीचे है और नीचे 5 लिखा है, नीचे किससे मल्टीप्लाई करा है? 4 से, तो 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये रेशो बन गई हमारी 21:24:20। अब अगर हम वो ट्रिक लगाते हैं तो आंसर तो आ जाएगा, मगर फिर काटना पड़ेगा, और ऑप्शन में बाई चांस वही आ गया और हम लगा के निकल जाएंगे और गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर समझ के करो कि अगर सेम है तो सीधा सीधा लिख दो, अगर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम कर लो। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, बना के देखो रेशो, तो फिर आगे चलेंगे इसके अंदर। सर एक बार फिर से समझो। 1 मिनट, मैं जरा अगले क्वेश्चन में बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देता हूँ फिर समझ आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखना है, A:B:C नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, क्या है ये? इसमें और इसमें अंतर है। इसमें क्या था? A:B दे रखा है, इसमें B:C दे रखा है। ठीक है, इसमें अंतर है। इसमें A:B दे रखा है और A:C दे रखा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है पहले तो वो डालो वहां पर। जैसे यहाँ पर देखो A:B, वैल्यू डलेगी A और B के बीच में, तो A में डाल लो 12, B में डाल लो 5। ठीक है, 5। अगली वैल्यू डलेगी A और C में। ध्यान से समझना, B और C में नहीं डलेगी, A और C में। यहाँ पर B और C में डलनी थी, या A और C में डलेगी। तो A पे आएगा 8 और C पे आएगा 7। अब मैंने आपको क्या बताया था? आपको हमेशा वो देखना है जो डबल है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में B डबल हो जाए, किसी में C डबल हो जाए, किसी में A डबल हो जाए। इसमें B डबल था, इसमें कौन डबल है? इसमें A डबल है। ऊपर 12 है, नीचे 8 है। ठीक है, अब ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये होना चाहिए सेम। ऊपर जो वैल्यू होनी चाहिए वही नीचे होनी चाहिए। तो सेम नहीं है तो सेम बनाना है। तो 12 और 8 का एलसीएम लेना। अब 12 और 8 का एलसीएम कैसे लोगे? चलो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ एलसीएम लेने का। आप ना जो 12 और 8 में जो सबसे बड़ा है उसका टेबल गिनना शुरू करो, चेक करो अगले वाले टेबल में वो आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे 12 में आता है, नहीं आता। नहीं। भाई बीच में मत बोलो यार, बीच में मत बोलो। अरे शांत भाई, क्या कर रहे हो? फ्लो मत तोड़ो भाई। सर बीच में बोल रहे हैं, स्क्रीन जा रही है बार बार। फ्लो मत, अरे स्क्रीन, एक काम करो, जिसकी स्क्रीन जा रही है एक काम करो, सुनो, राइट स्वाइप करो। ठीक है, जहां मेरी स्क्रीन पे उसको डबल टैप कर दो, तो वो पिंग हो जाएगी, फिर आपकी स्क्रीन नहीं जाएगी। जिसकी स्क्रीन जा रही है वो काम करना, राइट स्वाइप थैंक यू करो। सर। ठीक है, अब स्क्रीन नहीं जाएगी आपकी, जो भी बीच में बोलेगा आपकी स्क्रीन वही रहेगी। ठीक है, चलो भाई देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ 8 है। तो सबसे पहले 12 और 8 का एलसीएम लो। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता मैं बता देता हूँ क्या करना। सबसे जो इनमें से बड़ा नंबर है ना उसको उठा लो। जैसे 12 बड़ा नंबर है तो उसका टेबल बोलो एक बार। तो ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसमें वो आपको अगर वो मिल गया तो वही एलसीएम है। जैसे 12 एकम 12 8 के टेबल में आता है, नहीं आता। 12 दूनी 24 8 के टेबल में आता है, आता है। इसका मतलब एलसीएम 24 है, ऐसे लेना है बस। तो 12 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। और 8 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। अब जितनी भी सारी ऊपर वैल्यू है वो सारी 2 से मल्टीप्लाई होगी, और जितनी भी सारी नीचे वैल्यू है वो सारी 3 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर ए 12 है, 12 दूनी 24, ये तो 24 ही हो जाएगा, यहाँ तो 24 बना लिया था आपने। बी यहाँ पर ऊपर 5, और ऊपर वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करिए? 2 से। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सी यहाँ पर 7 है, और नीचे नीचे किससे मल्टीप्लाई करा है? 3 से। तो 7 ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बन गई रेशो। तो ये बनाना है आपको। ठीक है, बस हमेशा सेम बनाना है, ध्यान रखना, और एलसीएम ले लेना सेम बनाने के लिए। बस ऊपर वाली वैल्यू जिसमें मल्टीप्लाई करिए वो सारी ऊपर वाली से हो जाएगी, और नीचे वाली नीचे वाली। लिख लो इसको एक बार, फिर चलते हैं आगे।
डन भाई, चले आगे। नो सर, 1 मिनट रुक जाओ सर। कर लो, मैं इधर वाला हटा दिया। मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर, थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करूंगा, जरा देखना है। ये पेपर में आता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 4:5, 6:7, 6:7, 5:3। और आपसे पूछा गया है A/D बताना है क्या। इसको जो अगला क्वेश्चन दिया है इसको स्टार लगा देना भाई। आता है वो करो, और जिसको नहीं आता वो सीखेंगे, कोई नहीं। अभी तो आप पहले एक बार देखो क्या है। लिख लिया भाई सबने, ये इधर वाला, ये इधर वाला, सॉरी हटा दो इसको। चलो देखो क्वेश्चन देखना जरा, देखने में लगता है कि क्वेश्चन बड़ा आसान है। जो पहली बार बच्चा बैठा होगा ना 24, 30, 35, 21। मैंने ये स्टूडियो पूछा था बस, चलो कोई नहीं, बढ़िया। अब देखो कई महारथी जो पेपर में बैठे होते हैं, मैं आपको बताऊं क्या काम करते हैं। देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ नहीं है, और एक ऑप्शन जरूर होगा। क्या करते हैं जो बच्चे पेपर में होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो A और D की वैल्यू पूछी है, A की वैल्यू देखो 4 लिखी तो यहाँ 4 लिख देते हैं, D की वैल्यू 3 लिखी तो यहाँ 3 लिख देते हैं, 4:3। गलत है ये आंसर। ऑप्शन में ये दिया होगा और पहला ही ऑप्शन दिया होगा, ध्यान रखना। और ये हम उस टाइम पे सही का लगता है सही है हमारा, मगर गलत है। मगर आपको पूरा सोल्व करना है इसको। आप ऐसे लिख लो, पहले D तक है ना, तो आप इसको लिखो A/B/C/D, वैल्यू डालो। A/B 4:5, तो इसको लिख लो 4:5। B/C 6:7, तो आप लिख लो 6:7। और अब D वाली वैल्यू मत लिखना, D वाली वैल्यू को यहीं छोड़ दो, वो अब बाद में लिखेंगे, पहले 3 तक सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले चेक करो भाई, A अकेला है, C अकेला है, B डबल है, तो B को सेम करना है। ऊपर 5 है, नीचे 6 है, तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, क्योंकि 5 और 6 तो आपस में कटते भी नहीं है, ये एक टेबल में भी नहीं आते, तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 30 आ जाएगा। तो 6 और 5 का एलसीएम 30 आएगा, तो 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 6 चौक ऊपर 4 है यहाँ पर, तो 4 किससे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 7 नीचे है, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब C और D की वैल्यू है, अब डालो आप C और D, तो C पे डालो 5 और D पे डालो 3। अब चेक करो भाई, अब किसको सेम बनाना है। अब बनाना है, ये सारे अकेले हैं, C ऊपर और नीचे है, ऊपर 35 है, नीचे 5 है, तो 35 और 5 का एलसीएम बताओ भाई क्या हो सकता है, कोई बता सकता है। 35 ही होगा, क्योंकि देखो 5 के टेबल में 35 आता है, इसका मतलब 5 और 35 का एलसीएम 35 ही होगा। तो 35 को 35 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 को 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जितनी भी सारी ऊपर वैल्यू है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 24 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 7 पंजे 35 हो जाएगा। यहाँ पर D नीचे लिखा है 3, किससे करेंगे 21, 7 से 21 हो जाएगा। तो जो A/D आएगा वो आएगा 24:21। अच्छा, अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट भी सकते हो, जैसे कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 3 से, तो 8:107 ये आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन में डिपेंड करेगा कौन सा आंसर देगा। वैसे तो काट के देगा, फिर से एक बार, फिर से कहाँ से बताऊं, कहाँ से पूरा सर, पूरा ये वाला पूरा C/D से बताइए सर। स्क्रीन जा रही है बार बार, कैसे करें सर। अभी तो बताया था, राइट स्वाइप करो एक बार, स्क्रीन को राइट स्वाइप करो। हाँ सर, किया, एक बार मैं बताता हूँ, स्क्रीन को राइट स्वाइप करो एक बार। वहां पर देखो बहुत सारे आ जाएंगे, जहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं वो सारे दिख जाएंगे आपको, राइट स्वाइप करके दिख रहे हैं। हाँ सर दिख रहे हैं सर। उसमें एक मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, चेक करो। यस सर। उस पे डबल क्लिक कर दो। सर ये तो चैटिंग का आ गया सर। अरे नहीं, क्या कर रहे हो, एक मिनट रुको। साथ में ना 3 डॉट्स बन रखे होंगे, उस डॉट पर आप क्लिक करो और उस पे लिखा होगा पिन।
और पिंग पेन कर पे दो मेरे कर लो, ये वाला ऑप्शन भी है, मतलब उसी चैट सर की चैट पर नहीं, वीडियो पे है। मैं डबल क्लिक कर ले फिर आएगा। पिंग करोगे ना तो आ जाएगा, कोई नहीं, करो उसको, डबल क्लिक करोगे तो वो हो जाएगा काम, पिंग हो जाएगा ना, पिंग हो जाएगा तो फिर आपकी स्क्रीन जाएगी नहीं। ओके सर, हो गया सर। हो गया, बढ़िया। अब नहीं जाएगी स्क्रीन पे। सर ये डी की वैल्यू बाद में क्यों लिखी थी? अब अच्छा मैं बता सी रेशियो डी वाला सर दोबारा समझा दो एक बार। वेट सर एक दूसरा तरीका है, उससे भी तो कर सकते हैं सर। कौन सा? वो इधर उधर मल्टीप्लाई? हाँ सर, वो है? सेम डिजिट सामने लिख के। क्या कर रहे हो? वो तो क्या, कहाँ से लाए हो? वो चीज आई कहाँ से है? जो हमने पढ़ा यहाँ से आई है वो चीज। वो चीज देखने में अच्छी लगती है, पेपर में गलत हो जाती है, ध्यान रखना। इधर उधर वैल्यू डाल दूंगा ना, अगर यहाँ वैल्यू डाल दूं ना गलती से भी और आगे भी इधर उधर कर दूं तो वहां पे इधर उधर वाली वैल्यू खत्म हो जाती है हमारी रखनी। समझ गए? यहाँ पे फंस जाओगे पेपर में। अब कौन सी वैल्यू कहाँ डालोगे बताओ? हेलो सर, हाँ बोलो बोलो। अगर सर मान लो अगर ई तक दे दिया हमें रेशियो, तो हम कोई पहले फर्क नहीं पड़ता, तीन को ही ले, पहले स्टार्टिंग में हम तीन को ही करके लेके निकालोगे। चलेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप, हाँ बोलो बोलो। सर इस वे से कर सकते हैं, एक बार देखना सर। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो मुझे करने के लिए। नहीं ये ये कह सर रहे ये हो? तो आपने पहले ही बता दिया, गलत हो जाएगा हाँ इससे। सर। ये गलत हो सकता है ना, पेपर में गलत होने का ये चांस है। मेरे लिए तो कराना आसान था, मैं तो क्या बताता, मेरे को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, मैं क्यों इतना ये लंबा ये घुमा के सर एल्सियम दिलवाता आपको। मेरे लिए तो आसान था, मैं क्या बोलता, 5 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ये देखने में अच्छी लगती हैं चीजें, पेपर में काम नहीं आती। एग्जाम में बहुत चीज ऐसी है जो फेल होने के चांस है, क्योंकि आगे देखना जब क्वेश्चन होंगे ना, चेंज होंगे, तो वहां ये काम आएगा। बेसिक बेसिक समझो, ये तो ट्रिक है जो आप कर रहे हो, ये इधर उधर लिखना यस ट्रिक सर है, ये यूट्यूब पे भरी पड़ी है, ये ट्रिक है। तो इससे जरा थोड़ा सा दूर रहो इन चीजों से, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अगर डिट्टो का डिट्टो यही क्वेश्चन आ गया तो लग जाएगी, और क्वेश्चन अगर हल्का सा भी चेंज आया तो गया। तो बेटर है एक ऐसी चीज समझ लेते हैं जिसमें हमें याद ही ना करना पड़े, कुछ सीधा सीधा चीज हो रही है, हमें पता है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या है, ये बेसिक क्या है जो आप लिखते हो, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे 5 क्यों लिखते हैं, 6 क्यों लिखते हैं, इसका रीजन भी तो यही था। जो यहाँ पर आप कॉमन लेते हो, जैसे यहाँ पे बीच चेक करो, ऊपर 5 है नीचे 6 है, तो इसको सेम बनाना है, क्योंकि एक ही पर्सन है, एक पर्सन की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। ऊपर 5 है नीचे 6 है, तो 5 6 का जो एलसीएम लोगे वो कितना आएगा? 30 होगा। 30 अब होगा सर। 30 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5। अब 5 जितनी से। भी सारी ऊपर वैल्यू है वो 6 से मल्टीप्लाई होगी। तो देखो यहाँ पे 4 है, 4 ऊपर लिखा है, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा। आपने क्या करा था, ये 6 यही तो लिखा था, किससे मल्टीप्लाई किया था? 6 चौक 24 ही तो है। सेम ऐसे ही यहाँ पे तो यस 30 सर बन जाएगा। और आपने क्या करा था, यहाँ पर 7, देखो यहाँ पे 5 नीचे है, 7 नीचे है, तो 7 पंजे 35 होगा। आपने क्या किया था, ये 5 यहाँ लिखा था और इसको मल्टीप्लाई तो किया था। ये चीज बनी तो यहीं से ही है। वो कहते हैं ना, देखो 3 चीज होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी होता है न्यू, बिल्कुल। सेकंड पार्टी होता है सेकंड हैंड। थर्ड हैंड तो पता ही है फिर कैसी गाड़ी मिलती है आपको। तो कौन यस सी सर गाड़ी यस लेना पसंद करो बताओ? फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट पार्टी लोगे फर्स्ट ना। वाले। यस तो जो सर आपने किया वो सेकंड पार्टी, और उसकी भी सेकंड थर्ड पार्टी में आपको दिखाऊं क्या लगाते हैं बच्चे ट्रिक। थर्ड पार्टी भी है इसकी, मतलब थर्ड ट्रिक भी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, आंसर आएगा। वो चीज कराना मेरे लिए आसान है, मगर मैं नहीं चाहता कि आप वो चीज करके पेपर में फेल हो जाओ। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे, बोलो। अब सुनो, हाँ सर सबसे पहले क्या करना है, डी तक एक साथ नहीं लिखनी वैल्यू आपको, क्योंकि डी तक एक साथ लिखोगे तो फिर रेशो नहीं बनेगी पूरी हमारी। अब क्या करना है, और मैक्सिमम पेपर में ई तक पूछा गया है और घुमा के पूछा था, ट्रिक वाले बच्चे वहां पे खत्म हो गए थे, घुमा के पूछा गया था। अब करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पर आपने सी तक लिख दिया, उसके बाद आप सी के साथ डी वाला लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या है, सी और डी की वैल्यू के 5:3, तो अब 5 और 3 लिखो। ये पहले 3-3 करके सोल्व करना है इसको, तभी होगा आंसर। सबसे पहले 3 और उसके बाद आगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सी डबल हो गया, ऊपर 35 है नीचे 5 है, तो बताओ 35 और 5, एलसीएम बताओ 35 और 5 का, बोलो भाई। 35 ही होगा सर। 35 सर। 35 ही होगा। 35 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100, एक 1 से से और सर 1 को से 7। और सारी वैल्यू 24 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली, तो ये 24 30
ये 35 हो जाएगा। यहाँ पर 3 नीचे है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगी? 7 से, तो 7 के 21 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। बस अब यहाँ पर जो बच्चा ट्रिक लगाएगा, मैं बताता हूँ आपको क्या ट्रिक लगाएगा बच्चा। अब बताया था ना, यहाँ वैल्यू यहाँ लिख देगा वो, तो 35 तो यहाँ और 5 को यहाँ, और सोचो कितनी लंबी वैल्यू बन जाएगी, तो फिर काटना पड़ेगा उसको, तो बहुत ज्यादा लंबे चली जाती हैं चीजें वो, क्योंकि उन्हें एलसीएम तो लेना नहीं आता, वो काटने पीटने में ज्यादा रहते हैं और पेपर में वो गलत हो जाती है। हमको काटना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, सबसे बड़ी बात। लिख लो भाई, फिर चलते हैं आगे जरा। क्लियर है यहाँ तक भाई? कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पेपर में अब। यस सर। वही फ्री का नंबर दे जाता है कि क्वेश्चन पेपर में आता है बहुत बार। हाँ, हटा दो भाई इसको, करें आगे। चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब जरा हम रेशो स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एज। एज के क्वेश्चन आते हैं रेशो, एज शुरू करेंगे। और ये रीजनिंग में भी आता है एज, मगर रीजनिंग में थोड़ा सा लो लेवल रहता है, मैथ्स में थोड़ा सा ये हाई लेवल पे बढ़ जाता है। तो आप ध्यान से समझना इस एज टॉपिक को। रेशो का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है रेशो का। इसके बाद एलिगेशन वगैरह सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो एज के क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम वो समझते हैं। भाई आपको पता है उम्र, भाई जैसे पता ही है आपकी एज भी, आपको 28 साल 30 साल ये सब। मगर एज शुरू करने से पहले एक चीज समझना, जरा एक एग्जांपल समझना। मैं आपसे ये बोलता हूं कि मान लो 2 भाई हैं, एक ए है और एक बी है। ए की उम्र 20 साल है और बी की उम्र 30 साल है, मान लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला ए की उम्र 20 साल है और बी की उम्र 30 साल है। तो बताओ आज प्रेजेंट में इनकी उम्र का एज, मतलब उम्र आज इनकी ये है, तो बताओ प्रेजेंट में इनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितने साल है, बता सकते हो? 10 साल। 10 साल। ठीक है। अब अगर 50 साल बाद की बात करता हूँ, 50 साल बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी सर। 70। इसकी कितनी हो जाएगी? 80 साल। 80। अभी भी इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 10। 1000 साल बाद भी आप ले जाओगे ना, इनकी एज का डिफरेंस सेम रहेगा। ये तो नहीं होगा कि भाई ये बढ़ेगा एज इसकी नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा, बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। तो इसका मतलब एक चीज यहाँ पे समझ आएगी कि भाई यहाँ पर जो है, चाहे जितने साल भी आप बढ़ा लेना, उनका एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। और ये काम आएगा हमारे आगे क्वेश्चन में, जरा ध्यान से समझना कि भाई यहाँ पर एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सबसे पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर जरा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखो। बस आपको ना क्वेश्चन में ये पढ़ना है, अगर क्वेश्चन में बोला है प्लस करने को तो प्लस करेंगे, बोला मल्टीप्लाई करने को तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बोला तो माइनस करेंगे, जो लिखा है वो करेंगे उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। तो लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी is 5:3. The present age of A and B is 5:3. A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। आगे लिखना, if the sum of their age is 48 years. If the sum of their age is 48 years, यदि इनकी आयु का जोड़ 48 साल हो, यदि इनकी आयु का जोड़ 48 साल हो, find the present age of A. Find the present age of A. 30 आ गया सर, 30। आंसर आएगा। A की वर्तमान आयु क्या होगी? पहले क्वेश्चन बोलने दिया करो भाई पूरा। तो A की वर्तमान आयु क्या होगी? सुनो भाई, ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे, जिसको नहीं पता, जिसका आगे अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो भी देख। A और B की जो आपको प्रेजेंट रेशो दे रखी है, ये प्रेजेंट P लिख लेते हैं, P फॉर प्रेजेंट, वो दे रखी है 5:3। अब क्वेश्चन में है कि भाई इन जोड़, मतलब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इनका जो जोड़ है वो 48 साल दे रखा है। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट इसको x ले लेंगे और वो x लेकर लेट x 5x3 कुछ भी करेंगे, मगर हमें जरूरत नहीं है उस चीज को करने की। करना क्या, सुनो, सीधा करना है। A और B की रेशो 5:3 है, तो आपको करना क्या है, आप इसको बोला सम करने का, तो इसका सम कर लो। 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 लिख लो। क्वेश्चन में बोला है कितना सम, 48 बोला है,
सम बोला था ना मैंने, इसका सम कर लिया 8। क्वेश्चन में बोला 48, तो मैं लिखूंगा 8 के आगे मैं लिख दूंगा 48 साल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि भाई इनका जोड़ है वो 48 साल है, तो इनका जोड़ कर दिया 8, ये 48 साल के बराबर। अगर 8 भाग 48 साल के बराबर तो एक भाग निकाल लो। कैसे निकालोगे? 48/8 क्या हो जाएगा। अगर एक भाग 6 साल के बराबर तो आपको निकालना है एक ही एज कितनी है, तो ए 5 है। 5 भाग निकालना है आपको, एक भाग 6 के बराबर है तो 5 भाग कितना होगा 6 × 5, क्या आंसर आएगा 30 करना था। और अगर बी की पूछता तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देते, 6 को 3 से कराते तो 18 हो जाता। सबसे पहले आप एक पार्ट निकाल लेना बस क्वेश्चन में, अगर एक पार्ट निकल जाएगा तो क्वेश्चन आसान होता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मतलब ये रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन, रीजनिंग का टाइप। सारे म्यूट कर लो। हाँ देखो, बोलने के बाद म्यूट कर लिया करो भाई, वरना क्लास डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था, आसान था। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा ही करके देखो जरा एक बार, फिर चलते हैं आगे। लिखो, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 9:4। द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 9:4। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। आगे लिखना, इफ द सम ऑफ देयर एज, इफ द सम ऑफ देयर एज इज 65 years, if the sum of their age is 65 years, यदि इनकी आयु का जोड़ 65 साल हो। if the sum of their age is 65 years, यदि इनकी आयु का जोड़ 65 साल हो, then find the age of younger one, then find the age of younger one। तो 20, जो सबसे छोटा है 20, उसकी आयु क्या? 20। तो जो सबसे छोटा है भाई आंसर नहीं पूछे, प्लीज करने दो बच्चों को भी। तो जो उसकी आयु पूछी, क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन ही बुलवा देते हो सारे। जब मैं क्वेश्चन बोल लूं पूरा, उसके बाद जब पूछूं बताओ, तब बताना है। बता के अभी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मत करो। ठीक है, मैं जब पूछूंगा कि हाँ आंसर बताओ तब बताना, बाकी को करने दो, उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो जो सबसे छोटा बच्चा है, छोटा है इसमें से, उसकी आयु बतानी है। ठीक है, ट्राई करो बाकी सारे, जिसका हो जाए अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। हाँ? अरे म्यूट कर लो भाई। अरे भाई म्यूट कर लो, घर के काम बाद में कर लेना, अभी करोगे सब 2 घंटे में। वो भाई नहीं बहन थी। अरे बेफालतू की बात नहीं करनी क्लास में। चलो भाई देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखना एक बार। प्रेजेंट एज ऑफ ए दे रखे 9:4, इनका सम बोला है कि पहले करने के लिए, तो सम करेंगे। 9 और 4 13 हो जाएगा, कर लेते हैं सम, 13 हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है इनका जोड़ है 65 साल, तो 13 भाग हो जाएगा 65 साल के बराबर। एक भाग हो जाएगा, नीचे ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। एक भाग हो जाएगा 5 साल के बराबर। अब आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि जो सबसे छोटा है इसमें, उसकी एज कितनी होगी। तो सबसे छोटा बी है, चेक करो ना, इसकी 9 है, इसकी 4 है, तो सबसे छोटा बी है, तो बी की निकालनी है। इसका मतलब तो 4 भाग निकालना है, तो 5 × में 4 कर देते हैं। तो आसान था ये क्वेश्चन, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है, ऐसे आ जाते हैं कई बार। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसमें लेवल, क्या अभी तो यही रहेगा, थोड़ा सा और अब चेंज करेंगे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर जरा करेंगे। तो लिखो भाई, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। और थोड़ा सा चेंज करूंगा, हो सकता है सम ना मिले आपको क्वेश्चन में। लिखो, क्वेश्चन लिखना, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। द ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। आगे लिखना,
इफ बी इज, ध्यान से लिखना भी लाइन जो बोलूंगा, इफ बी इज 14 years older than A, if B is 14 years older than A, यदि B की आयु A से साल बड़ी हो, यदि B की आयु A से 14 साल बड़ी हो, then find the present age of A. तो यदि B की आयु A से 14 साल बड़ी हो तो A की वर्तमान आयु क्या होगी? Then find the present age of A. आंसर नहीं बोलना भाई किसी को भी, जिसका हो गया वो अपने पास रखना, भी चेक करना लास्ट में। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A, एक ही आयु बता, ठीक है। बाकी जिसका हो जाएगा वो रखना, लास्ट में आंसर चेक करना, जिसका नहीं होगा वो कोई बात नहीं, आप बाकी लोग ट्राई करो। हाँ भाई विकास ठीक है, बढ़िया अभी। जिसका आंसर आ जाता है वो अपने चैट सेक्शन में लिख के बता सकता है, वो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ मैं देख लेता हूँ कोई। ठीक है भाई विजय, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। 21 ठीक है भाई, बहुत अच्छे, सबने आंसर ठीक दिया। चलो बढ़िया। देखो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था इसने। ए और बी की एज का रेशो दे रखा है 3:5। क्या बोला है, जो बी है वो ए से 14 साल बड़ा है। यहाँ पर सम नहीं बोला करने के लिए, पता चले यहाँ भी सम कर दो। क्वेश्चन में जहां सम बोलेगा वहां सम करेंगे, यहाँ पर जो भाषा बोलेगा उस भाषा को पकड़ेंगे। यहाँ भाषा ये बोली है कि जो बी है वो ए से 14 साल बड़ा है। चेक करो, बी 5 है और बी 5 है और ए 3 है, तो यहाँ पर बी जो है ए से वो 2 बड़ा है। चेक करो, यहाँ पर 2 बड़ा है। क्वेश्चन में बोला है कितना, 14 बड़ा है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 2 भाग 14 साल के बराबर, क्योंकि यहाँ पर बोला ना बी ए से 14 साल बड़ा है, तो यहाँ बी ए से 2 पार्ट बड़ा है, 2 पार्ट 14 साल के बराबर, 1 पार्ट नीचे जाएगा तो 7 साल के बराबर। आपसे पूछा है ए की आयु क्या होगी, ए है 3, तो 3 भाग निकालना है आपको। तो 3 कितना हो जाएगा, 7 इंटू में 3 करोगे 21 साल हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगर बस क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको बताना है कि भाई हाँ आंसर क्या रहा है। हो सकता है किसी में जोड़ने को बोले तो जोड़ना है, जैसे इसमें माइनस करने के लिए बोला था ना, ए से इतना बड़ा है तो यहाँ से 2 बड़ा है, यहाँ पर माइनस करें। अब किसी क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई करने को बोले तो मल्टीप्लाई करना है, मगर उस केस में थोड़ा सा अलग होगी चीजें, जरा समझेंगे एक बार, तो क्या करेंगे वो भी बताऊंगा आपको। तो लिखो एक क्वेश्चन अगला, हो गया होगा भाई सबका ही। लिखो, ध्यान से लिखना अगला क्वेश्चन, स्टार लगाओ क्वेश्चन के आगे, अगले क्वेश्चन के आगे स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है। लिखो, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, the present age of A and B is 3:2. The present age of A and B is 3:2. A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। आगे लिखना, if the product of their age is 216 years, if the product of their age is 216 years, यदि इनकी आयु का गुणनफल 216 साल हो, यदि इनकी आयु का गुणनफल 216 साल हो, यदि इनकी आयु का गुणनफल 216 साल हो, then find the present age of B, then find the present age of B। तो B की वर्तमान आयु क्या होगी, तो B की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास, बढ़िया। आईफोन नाम नहीं लिखा भाई, मुझे नहीं पता कौन है। बढ़िया भाई 12, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर ना कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करने का थोड़ा सा चांस, जैसे पहले किया था वैसे ही कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बोला है कि इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे। इनका प्रोडक्ट है 3 दूनी 6, तो मैं लिखूंगा 6 और 6 भाग हम लिखेंगे किसके बराबर, 216 के बराबर। अगर मैं 6 भाग 216 के बराबर रखूंगा, यहाँ से 1 भाग जब निकलेगा तो वो 36 के बराबर आएगा। मैंने पूछा है बताओ बी की आयु, तो बी कितना है 2, तो 2 भाग किसके बराबर बताता मैं, तो यहाँ पर हो जाता 72 साल, मगर ये आंसर गलत है।
अब क्यों गलत है इसका रीजन सुनो। ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जरा समझना। मान लो अब मैं अगर इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, जब हम इसको करते थे हम वैसे एक्स वगैरह लिख नहीं रहे थे, मगर हम इनडायरेक्टली तो कर वो ही रहे थे। मान लो अगर मैं इधर एक्स लिख देता हूँ और इधर एक्स लिख देता हूँ, मान लो ए की उम्र 3x है, बी की उम्र 3x है, पेपर में करना नहीं है एक्स लिख। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सम करते हैं तो ठीक है, वो तो सम होता है, तो देखो 3x प्लस x करते हैं तो x होता है। मगर जब इसको मल्टीप्लाई करने की बारी कही तो ये मल्टीप्लाई करने का 3x मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 216 दे रखा है आपको, तो 3 2 जा तो 6 हो जाएगा और x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर, ध्यान रखना ये चीज। और ये है 216 के बराबर, तो यहां से जब x स्क्वायर निकलेगा तो वो निकलेगा 216 बटे 6 करोगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ से x जो निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट 36 और करोगे तो 6 आएगा। और आपसे b की उम्र पूछी है तो x 6 है, तो यहाँ पर डालेंगे 2 इंटू में 6 12। ये है यहाँ पर कंसेप्ट। तो अब पेपर में करना क्या है वो समझो, ये तो बेसिक चीज थी। अब करना क्या है, पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो x तो आपको लेना नहीं है, सीधा सीधा काम करेंगे। क्या करना, 3 दूनी 6 आपको पता है, 6 लिख लो इसको, तो मल्टीप्लाई करना किसके बराबर है, 216 के 6 भाग 216 के बराबर रखो। एक भाग निकाल लो पहले, एक भाग हो जाएगा 2, एक बढ़िया आ जाएगा 36 हो जाएगा। अब क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करे तो तभी करना है काम, और बाकी किसी में मत करना। कि जो 36 एक भाग आएगा ना, बस इसका अंडर रूट कर देना। बस यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे अंडर रूट किया जाता है क्योंकि वो लास्ट में मल्टीप्लाई में अंडर रूट बन जाता है। तो सबसे पहले एक पार्ट निकाल लेना और उसका अंडर रूट करना, सिर्फ ये मल्टीप्लाई में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। तो ये चीज जरा लिख लेना आप लोग, ठीक है। अगर एक भाग इसके बराबर तो यहाँ से अंडर रूट 36 करोगे तो 6 आ जाएगा, तो एक भाग 6 के बराबर। आपसे पूछा है बी की आयु, तो बी कितना है, 2 है, तो 2 भाग निकाल, कितना हो जाएगा 6 इंटू में 2 12। कुछ नहीं करना, एक भाग निकालने के बाद उसका अंडर रूट करना। इससे पहले हम जब एक भाग निकालते थे तो वहां पे सीधा मल्टीप्लाई करते थे, बस मल्टीप्लाई में अंडर रूट हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा अलग है, मतलब ये मल्टीप्लाई में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। कोई क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट है, तो दोनों लिख लेना। ये बेसिक भी पता होना चाहिए क्यों आया, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। सर एक ही मेथड डिवाइड में फिर स्क्वायर भी होगा क्या? क्या चीज सर? एक ही मेथड है सर, और कोई दूसरा मेथड सर? ये लिखा और कौन सा? सर डिवाइड में स्क्वायर भी होगा क्या? कहाँ पर? इधर? हाँ मतलब अब दो उसका डिवाइड दे रखा हो तो स्क्वायर करेंगे फिर? डिवाइड तो हो ही नहीं सकता। ऐसा आएगा कभी क्वेश्चन के ए की उम्र बी से डिवाइड करी जाए तो कितनी? वो नहीं हो सकता ना, डिवाइड में थोड़ी बनती है। प्लस में बन सकती है, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में थोड़ी बनती है। पॉइंट में हो जाएगी, डिवाइड में तो हो जाएगी, तो वहाँ वो रेशियो ही हो जाएगा एक प्रकार से। वो नहीं बनता ना, वो नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है। तो पेपर में आए तो ये तो बेसिक है जो लिखा है, सीधा काम करना बिल्कुल जो बताया आपको। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने को बोला तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 हो गया। सर वो 6 भाग किसके बराबर रखोगे, सीधा सीधा 216 के बराबर, एक भाग आ जाएगा 36 के बराबर, बस इस 36 का अंडर रूट कर देना, तो एक भाग 6 के बराबर आ जाएगा। बी पूछा है 2 भाग निकाल लो, 12 आ गया। और ये सर यूनिट डिजिट के बाद है ना का रेशनलाइजेशन सर? नहीं यूनिट डिजिट नहीं है ये, मतलब उसके बाद का है, उसका बाद नहीं, लेट आए हो ना, थोड़ा सा लेट आए हो शायद। अच्छा, अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ यस सर। सर वो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपने रख दिया, वो नोट नहीं किया था। कोई नहीं, ये कर लो, छोड़ दो इसको, ये कर लो। ठीक है। उसके बाद नहीं चल रहा है ये, मतलब यूनिट डिजिट के बाद नहीं है ये टॉपिक जो है। बहुत सारे बैच आज मर्ज हुए हैं, इसलिए ये वो दोबारा होगा आपके बैच में, ऑफलाइन जब स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से होगी वो चीजें। अभी एक ऐसा टॉपिक लिया है कि दोनों में, सारे बैच में कॉमन है टॉपिक, रेशो टॉपिक कर रहे हैं आज। ये कॉमन है सारे बैच में, जितने भी, ये किसी बैच में नहीं हुआ टॉपिक, इसलिए मैंने ये उठा लिया। बाकी किसी बैच में कुछ हुआ है, किसी बैच में कुछ हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये कॉमन टॉपिक उठाया। ठीक है, यस सर। चलो चले भी आगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे ही करके दिखाओ एक बार। एक और सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाना। लिखो, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:2। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:2। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है।
if the product of their age is 1000 years, if the product of their age is 1000 years, यदि इनकी आयु का गुणनफल 1000 साल हो, यदि इनकी आयु का जोड़, आयु का गुणनफल 1000 साल हो, find the present age of A, find the present age of A, तो A की वर्तमान आयु क्या होगी? बहुत बढ़िया वैशाली, बहुत बढ़िया नितिन, विजय, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 50-50, बहुत बढ़िया, सबके आंसर ठीक है। बढ़िया, समझदार हो गए भी सारे हैं, सेकंड में आंसर दे रहे हो, बढ़िया। चलो देखो, मल्टीप्लाई करने का बोला है, करो मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, क्वेश्चन में कितना बोला? 1000, तो 10 भाग 1000 साल के बराबर, एक भाग निकाल लो यहाँ से 100 साल के बराबर। अगर एक भाग 100 साल के बराबर है तो आपसे क्या पूछा है, और अंडर रूट करना है इसका, एक भाग 100 साल के बराबर तो अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से एक भाग 10 के बराबर आ जाएगा। किसकी उम्र है? ए की, ये 5 है तो 5 निकाल लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50। हो गया क्वेश्चन आपका। और सिर्फ ये अंडर रूट मल्टीप्लाई में ही करना है, बाकी किसी और में मत करना, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, जरा इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे। अब जरा क्वेश्चन को, अगला जो पार्ट है उसको जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगली चीज, बच्चे गलत करते हैं। अगला पार्ट क्या है कि जो रेशो दे रखी है, जैसे आपको रेशो अगर प्रेजेंट की दे रखी है तो जो आपको सम मिलता है या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन मिलता है वो भी प्रेजेंट का ही मिलता है ना। अभी आपने जितने क्वेश्चन करे हैं, अगर आपको ये जो रेशो है वो 10 साल बाद की दे रखी है तो आपको जो है सम भी मिलेगा वो भी 10 साल बाद का ही मिलेगा। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में पहले हमें जो रेशो है उस ईयर में उस क्वेश्चन को पहुंचाना पड़ेगा। अब जरा सुनना मेरी बात, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मान लो मैं आपसे ये कहता हूं, क्वेश्चन को करने से पहले जरा समझना एक बार। मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि आज प्रेजेंट में ए और बी का जो सम है मतलब आयु का जो जोड़ है वो 60 साल है। समझना जरा मैंने क्या बोला, ए और बी को जो मिलाकर इनका जो आयु एज का सम है वो 60 साल है, ठीक है। 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद इनकी आयु का जोड़ कितना हो जाएगा, बता सकते हो? अब बोलो आप। 60 ही रहेगा। 70 हो जाएगा ना। आयु का जोड़ पूछ रहा हूँ मैं। 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल इसके भी बढ़ेंगे और 5 साल इसके भी बढ़ेंगे। कई स्टूडेंट बोलेंगे कि 5 साल बाद 65 साल का हो जाएगा। नहीं, 5 साल बाद 65 का होगा तो मतलब एक ही के तो 5 साल बढ़े। जब 5 साल बढ़ाओगे तो भाई ए के भी 5 साल बढ़ेंगे और बी के भी 5 साल बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है ए बढ़ जाएगा बी रह जाएगा, बी ने अमृत थोड़ी पी रखा है। तो इसका मतलब क्या है, 5 साल इसके बढ़ेंगे 5 साल इसके बढ़ेंगे, तो टोटल 10 साल बढ़ेंगे। तो 60 से कितना हो जाएगा, 70 साल हो जाएगा। या मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आज से 10 साल पहले, ये मान लो प्रेजेंट में इनका आयु का जोड़ 60 साल था, आज से 10 साल पहले इनकी आयु का जोड़ कितना होता, बता सकते हो? 40। क्यों? 10 साल इसके भी कम करेंगे, 10 साल इसके भी कम करेंगे, तो 20 साल कम करेंगे। तो इसका मतलब इनकी आयु का जोड़ 40 साल हो जाता है। तो ये चीज जरा ध्यान रखना, जब जैसे आप एज को कम करना शुरू करो दोनों की कम होगी एक साथ, ये नहीं कि सिर्फ एक की कम करो। तो अब इसी के ऊपर जरा अगला क्वेश्चन बनता है आपका। तो पहले समझते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं क्या बोला। लिखो क्वेश्चन। देखो, 10 years later, the age ratio of A and B will be 5:4. 10 years later, the age ratio of A and B will be 5:4. 10 साल बाद A और B की आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। 10 साल बाद A और B की आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। आगे लिखना, if the present age of A and B, if the sum of the present age of A and B, if the sum of the present age of A and B is
61 years. Is 61 years. यदि A और B की वर्तमान आयु का जोड़ 61 साल हो, यदि A और B की वर्तमान आयु का जोड़ 61 साल हो, then find the present age of B. Then find the present age of B. तो B की वर्तमान आयु क्या होगी? तो B की वर्तमान आयु क्या होगी? अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने घुमा दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से समझना है चीज को। आंसर तो आने शुरू हो गए अभी, बहुत बढ़िया। वैशाली ने 26, बहुत बढ़िया। हर्ष 26, सबके आंसर आ रहे हैं, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो भाई सुनो, क्वेश्चन जरा सुनना, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो देखना है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जिस साल का आपको रेशो दे रखा है, मतलब यहाँ पर देखो रेशो आपको 10 साल बाद का दे रखा है, तो आपको जो सम है वो भी 10 साल बाद का पता होना चाहिए। मगर आपको जो सम दे रखा है वो भी प्रेजेंट का दे रखा है, मतलब प्रेजेंट का ए और बी का जो सम है वो दे रखा है 61 साल। ध्यान से समझना जरा, प्रेजेंट में ए और बी का जो सम है वो 61 साल है, मगर जो रेशो दी है वो 10 साल बाद की दे रखी है। तो जिस साल में 10 रेशो दे रखी है, पहले इसको उस साल में लेके जाओ क्वेश्चन को। प्रेजेंट में अगर ये आज दोनों मिलकर 61 साल के हैं, तो 10 साल बाद बताना भी एक बार, बोलो 81 बता सकते? 81 है ना भाई। प्रेजेंट में अगर ये 61 साल के हैं दोनों मिलकर, तो 10 साल बाद ये 10 साल इसके बढ़ेंगे, 10 साल इसके, तो टोटल 20 साल बढ़ेंगे। तो टोटल ये दोनों 81 साल के हो जाएंगे 10 साल बाद। और 10 साल बाद रेशो है 5:4, तो इनका जोड़ी तो बोला है करने के लिए, जोड़ कर लेते हैं। 5 और 4 9, यहाँ पे 81, तो 9 भाग 81 के बराबर आ जाएगा, और 81 साल के बराबर 1 भाग 9 साल के बराबर। तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं रेशो, तो हमें 4 पता है, बी की वैल्यू निकालनी है, बी 4 है, तो 4 भाग निकालेंगे, 9 इंटू में 4 आ जाएगा 36 साल। मगर सुनना भाई, ऑप्शन में 36 साल होगा और 36 साल गलत है आंसर। अभी आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भाई बी की उम्र बतानी है प्रेजेंट में। ये यहाँ चेक करो क्या बाद की रेशो दे रखी है, इसका मतलब जो बी है वो 10 साल बाद 36 साल का होगा। तो प्रेजेंट में कितना रहा होगा? 10 साल माइनस कर दो इसमें से, तो ये कितना आएगा? 36 साल। ये ध्यान रखो, जो यहाँ पर लिखा है वो आंसर उसी साल का आएगा। अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 36 साल आएगा। ये 36 साल 10 साल बाद के हैं। मगर क्वेश्चन में आपसे अगर ये बोलता कि 10 साल बाद कितना होता, तो आप 36 साल आंसर लगा देते। मगर उसने प्रेजेंट में पूछा है, तो प्रेजेंट में पूछने के लिए आपको 10 साल उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखना। क्लियर है भाई सबको? बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? नोट करने को थोड़ा सा रिपीट कर दो। कहाँ से बताऊं? बताओ किस पार्ट से बताऊं? यहाँ से बता दो, 81 से स्टार्ट किया। समझ आया कहाँ से आया? यस सर, वो मतलब हमने 10 साल आगे कर 10 साल आगे कर दिया, तो ए के भी 10 साल बढ़े, बी के भी 10 साल बढ़े, है ना? यस सर। हो गया 81। तो ये जो रेशो है वो 10 साल बाद की दे रखी है। तो यहाँ पे जो जोड़ है, और बोला के लिए बोला है, चेक करो, सम बोला है ना करने का, इनका जो सम है यहाँ पे जो 10 साल बाद है 5:4 है। तो 10 साल बाद जो रेशो है वो जो सम है वो 81 साल है। तो मैं इसको जोड़ कर लेता हूँ, 5 और 4 9 हो जाएगा, पूरे कितना होगा? 81 साल। तो 9 भाग 81 साल के बराबर होगा। एक भाग निकाल लो, यहाँ से 9 नीचे चला जाएगा, 9 भाग हो जाएगा, 9 होता है ना। तो यहाँ से हमें निकालना है बी की एज। बी है 4 है, यहीं से निकाल सकते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से 36। मगर जो 36 आया वो ये चेक करो कौन से साल का आया है? ये 10 साल बाद के आ गए। 10 साल बाद का। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? वर्तमान आयु पूछी है सर। प्रेजेंट में अगर वो 10 साल बाद 36 का था, तो आज कितने का होगा? 26 का होगा। 26 का। बस ये आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई? चले आगे। चलो यस सर। आगे चलते, देख लो इसको एक बार। बस ये ध्यान रखना, जिस साल की रेशो दे रखी है उसी साल में क्वेश्चन को ले जाना, तो आसान हो जाता है हमारे लिए। अब करेंगे थोड़ा सा चेंज, क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन थोड़े से चेंज होंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन सब होंगे जरा। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई प्रेजेंट में तो उसकी रेशो ये थी, 10 साल बाद उसकी रेशो ये हो गई, तो पूछेगा प्रेजेंट में उसकी एज क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे रहते हैं, जरा ध्यान से समझना, बड़ा इजी भी रहते हैं।
चलो देखो, लिखते हैं अभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अच्छा मैंने जब टॉपिक शुरू किया था तो मैंने एक चीज समझाई थी आपको टॉपिक शुरू करने से पहले कि भाई जो आज ए और बी की एज का अंतर है, जो आज ए, मान लो अगर ए और बी, मान लो ए की उम्र 30 साल है और बी की उम्र 30 साल है, तो यहाँ पर ए और बी की जो एज का अंतर है वो कितने साल है? 10 साल है। 100 साल बाद भी ए 100 साल बाद ए 120 का हो जाएगा, बी 130 का हो जाएगा। अभी भी इनकी एज का अंतर कितना है ये बताओ? 10 साल ही। 10 साल का। 1000 साल बाद भी 10 साल का ही अंतर रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान बिल्कुल। रखना कि एज का अंतर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो एज का अंतर आज है वही एज का अंतर कई साल बाद भी होता है। तो अगले क्वेश्चन में ये चीज काम आएगी जो मैं आपको लिख पा रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन जरा, देखते हैं क्या है। लिखो, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी is 3:4. The present age ratio of A and B is 3:4. A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। देखना, आफ्टर 7 years their age ratio becomes 4:5. After 7 years, their age ratio becomes 4:5. आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है। Then find the present age of B. Then find the present age of B. तो B की वर्तमान आयु क्या होगी? तो B की वर्तमान आयु क्या होगी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई स्पीकर ऑफ कर लो यार, किसका ऑन है? और किसका ऑन है भाई? म्यूट कर लो, घर की आवाज में आओ यहाँ पे। चलो भाई देखो कैसे करेंगे, देखना जरा क्वेश्चन एक बार सुनो। सबसे पहले आप ये चेक करो ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं। सबसे पहले ये चेक करो। अब इसको कैसे चेक, अरे पहले म्यूट कर लो भाई अपना, सारे ना म्यूट कर लो। सर ये अनुराग तनवर कौन है? मैं हूँ भाई। ये तो सर है। बाकी म्यूट कर लो। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? पीछे घर की आवाज आ रही है। सर अजय त्यागी है कोई। भाई अजय त्यागी बंद कर ले यार। चलो देखो, सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। क्वेश्चन ठीक मतलब कैसे? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रेजेंट में जो इनकी एज का डिफरेंस है वही डिफरेंस 7 साल बाद या 10 साल बाद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि इनकी एज का डिफरेंस सेम है या नहीं। तो यहाँ पर चेक करो, तो प्रेजेंट में 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। ठीक है। 7 साल बाद ए और बी के जो एज का डिफरेंस है अभी भी कितना है? 1 है। तो ये सेम होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन वेरीफाई करनी है क्वेश्चन ठीक है या नहीं। क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ, अगर अलग हुआ तो पहले हमें इसको सेम करना है, फिर क्वेश्चन होगा, वहां पर ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसको सेम कर देखना है। यहाँ पर ऊपर भी अंतर 1 है और 7 साल बाद भी इनकी एज का अंतर 1 है। तो क्वेश्चन तो हमारा ठीक है। तो क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, बस हो चुका है क्वेश्चन। एक बार ये सेम दिख जाए तो फिर तो हो जाता है। क्या है सुनो भाई, प्रेजेंट में ए 3 है, ठीक है, और 7 साल बाद ये 4 हो गया। तो बताओ यहां से यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा बताना एक बार। दिख रहा है? 1 साल। 7 साल। 7 साल लगे सर। मगर यहां से यहां तक पार्ट में कितना टाइम लगा? 3 से 4 1 लगा, और यहां से 7 लगा। एक भाग 7 साल के बराबर। सीधा सीधा चेक करो, यहां से यहां तक ये 3 है, ये 4 है, यहां से यहां तक आने में लगा 1 पार्ट, और यहां से यहां तक आने में लगे 7 साल। तो इसका मतलब 1 भाग 7 साल के बराबर। आपसे पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी वर्तमान में कितना है? 4 है। वर्तमान प्रेजेंट में 4 है,
तो 4 भाग निकाल लो यहाँ से, तो 7 इंटू में 4 कर दो, 7 चौक 28 साल, खत्म क्वेश्चन। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चन को, सीधा देखते हैं और पार्ट खत्म करते हैं। वहां पर एक्स वैक्स लेना नहीं पड़ता, कई स्टूडेंट इसको एक्स लेके करते हैं, 3x अपॉन 4x प्लस में 7 इज इक्वल टू 4/5 इधर उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ डालते हैं। तो इतना हम नहीं करते ये चीजें, तो थोड़ा ध्यान से समझ के करना। एक और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूँ, करके देखो सेम क्वेश्चन। देखो लिखना भाई क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:7। द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:7। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। After 10 years, their age ratio becomes 7:9. After 10 years, their age ratio becomes 7:9. 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। Then find the present age of A. Then find the present age of A. तो A की वर्तमान आयु क्या होगी? तो A की वर्तमान आयु क्या होगी? चलो भाई करो। सबसे पहले चेक करना क्वेश्चन ठीक है या नहीं। बढ़िया भाई बढ़िया, सुमित बढ़िया, बहुत बढ़िया, 25 सही है भाई, सबके आंसर बहुत बढ़िया, सही है, बहुत अच्छा, हाँ सही है। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्वेश्चन ठीक है या नहीं। प्रेजेंट में इनके जो एज का अंतर है वो हम चेक करेंगे, देखो 2 है। 10 साल बाद भी जो एज का अंतर है वो अभी भी 2 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर चेक करेंगे भाई, प्रेजेंट में यहाँ पर चेक करो, ए 5 है और यहाँ पे ये 7 हो गया, तो यहां से यहां तक आने में इसको लगा 2 पार्ट और यहां से यहां तक आने में लगे इसको 10 साल, ठीक है। तो ये 2 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? 10 साल के बराबर हो जाएगा। तो एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? 5 साल के बराबर हो जाएगा। अगर एक भाग 5 साल के बराबर, तो आपसे पूछा है ए की प्रेजेंट एज, ए कितना है हमारा? 5 है, तो 5 भाग निकालना है आपको, तो 5 इंटू में 5 कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 25 साल। ये उस केस में है जब डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो उस केस में आप पहले उसको डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्क करते हैं तब क्लियर। एक और क्वेश्चन दूंगा थोड़ा सा चेंज करके। लिखना भी क्वेश्चन लिखो। The present age ratio of A and B is 5:7. The present age ratio of A and B is 5:7. A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है, प्रेजेंट में दे रखा है मुझे 5:7। आगे लिखना, आफ्टर 8 years their age ratio becomes 3:4. After 8 years their age ratio becomes 3:4. 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। Then find the age of B after 5 years. Then find the age of B after 5 years. तो B की आयु
5 साल बाद कितनी होगी। तो बी की आयु 5 साल बाद कितनी होगी। 61 साल, बहुत बढ़िया। 61, बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई प्रीतम, प्रिया, बढ़िया। बढ़िया भाई तस्लीम। देखो क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, क्या बोला गया यहाँ पर। सबसे पहले तो भाई देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्वेश्चन का जो डिफरेंस है क्या वो सेम है या नहीं। यहाँ पर आप चेक करो, प्रेजेंट में इनका जो एज का डिफरेंस है वो 2 है और 8 साल बाद इनकी एज का डिफरेंस 1 है। तो भाई ये तो पहले क्वेश्चन ही सही नहीं है, पहले तो क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखो। ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो इसको सेम करो। 2 और 1 को सेम करना है, मतलब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। इस 2 को 2 बना रहने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1 से किया तो ये 5 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 भी 1 से। तो लिख लो 5 को 1 से करोगे 5 रहेगा, 7 को 1 से करोगे 7 रहेगा। यहाँ पे 2 से किया है तो नीचे वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब ये वाली रेशो खत्म हो गई है, अब क्वेश्चन ये बन गया है आपका। और अब आप चेक करो भाई, जो डिफरेंस है वो सेम हो चुका है। प्रेजेंट में डिफरेंस ए और बी का 2 है और 8 साल बाद भी डिफरेंस कितना है, 2 है। तो चेक कर लो भाई, 5 था 6 हो गया। क्वेश्चन तो ठीक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन करते हैं, 5 था 6 हो गया, कितना बड़ा यहाँ पर 1 बड़ा और यहाँ पर कितना बड़ा 8 बड़ा, ठीक है ना। टोटल 8 बड़ा या 1 बड़ा, तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा, 8 साल के बराबर होगा। अगर 1 भाग 8 साल के बराबर, तो आपसे पूछिए किसकी उम्र, बी की उम्र पूछी है 5 साल बाद। तो बी है 7, तो 7 से, ये इससे नहीं करना, इससे करना है ये वाला पार्ट। तो 7 भाग करेंगे तो 8 इंटू में 7 करेंगे, 8 सत्ते 56 साल आ जाएगा। तो ये 56 साल जो आई है, ये आई है प्रेजेंट की एज। आपने ये प्रेजेंट से मल्टीप्लाई किया, जो प्रेजेंट है ये 7 है, तो प्रेजेंट आया 56 साल। मगर इसने क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी उम्र बतानी है 5 साल बाद। प्रेजेंट में तो 56 साल का है, तो 5 साल बाद कितना होगा, 56 में 5 ऐड कर देना, आंसर आएगा 61। तो ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना। हाँ, न्यू रेशियो कैसी बनी, एक बार फिर से बताओ। कौन सी, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर पहले ये चेक करो क्या क्वेश्चन ठीक है, पहले तो ये बताओ। नहीं सर, क्वेश्चन ठीक नहीं है। क्वेश्चन ठीक तब होता जब ये जो इनका डिफरेंस है वो सेम होता है ना, क्योंकि भाई एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो एज का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो मतलब यहाँ पर आप चेक करो, एज का डिफरेंस 2 है, यहाँ पर एज का डिफरेंस 1 है। मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आज वो उनका एज का अंतर 2 साल है और 8 साल बाद 1 साल का हो गया, नहीं, अभी भी 2 साल का है तो बाद में भी 2 साल का होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो इसको सेम बनाना है पहले आपको। तो 2 और 1 को सेम बनाने के लिए 2 और 1 का एलसीएम ले लो। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है, तो 2 को 2 बना रहने के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मगर 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 से किया है या 2 से किया है, तो ये जो दोनों वैल्यू है वो 1 से मल्टीप्लाई होंगी और ये जो दोनों वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो करो भाई इसको 1 से, तो ये हो जाएगा 5 और 7, इसको 2 से करो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये रेशो बन गई आपकी, ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। अब फाइनल रेशो ये है कि प्रेजेंट में ये है और 8 साल बाद ये रेशो है। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक क्या रेशो बनाई? यस सर। क्या देख लो भाई, 5 था प्रेजेंट में, 6 हो गया, कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, 1 पार्ट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में कितना हुआ है, 8 साल। तो इसका मतलब 1 भाग 8 साल के बराबर होगा। तो 1 भाग 8 साल के बराबर, इसने पूछा है बी की उम्र, बी 7 है, तो मैंने 7 निकाल लिया, 7 पार्ट 56 साल के बराबर। मगर जो 56 साल आया है वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट लिखा है, तो प्रेजेंट में 56 साल का है वो, मगर क्वेश्चन में पूछा है 5 साल बाद कितना होगा। तो अगर वो प्रेजेंट में 56 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 61 साल का हो जाएगा। तो बस पहले तो आप क्वेश्चन को सही करोगे कि क्वेश्चन सही है या नहीं, उसके बाद ही आगे चलोगे। टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आसान है, अभी देखना, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे आसान है। पेपर में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। सर एक बार नोट करने दो। कर लो मैं कर लो। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई। अभी CHSL के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे तो पेपर सुनने में आ रहा है बड़ा इजी सा आ रहा है, बहुत आसान सा पेपर है, तो आसान है तो मतलब DSSB के एग्जाम की डेट अभी रिलीज नहीं हुई ना? इसमें कौन सा DSSB के एग्जाम डेट?
कोई पोस्टपोन नहीं है, कोई पोस्टपोन नहीं है, टाइम टाइम से पेपर है। डिजास्टर मैनेजमेंट वालों से परमिशन ले ली गई है, मैं आपको बता देता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट बेकार आ रही है सर। जीएस बेकार आ रही है, जीएस तो सब में ही बेकार आती है। कौन सा यस पेपर है सर, मेरा एग्जाम था सर 15 को, जीएस बहुत बेकार थी सर। जीएस तो कभी अच्छी नहीं आती है ना। यस सर। बाकी डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है। डीएसएसबी का एग्जाम टाइम पे है। डिजास्टर मैनेजमेंट वालों से परमिशन ले लिया उन लोगों ने। अगर कर्फ्यू भी होता है उस दिन, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, पुलिस वाले भी आपको नहीं रोकेंगे। अभी सर डेट रिलीज नहीं हुई है ना डीटीपीएसबी की? 3 तारीख से पेपर शुरू है सर। वो तो कुछ पोस्टों के लिए है ना सर? आने वाली है, सबकी डेट आ गई है, टेंशन ना लो, बस कुछ ही दिन में सबकी डेट आने वाली है। 3 से पेपर शुरू हो चुके हैं। पेपर तो आज पहला पेपर है डीएसएसबी का, 19 तारीख है, आज फर्स्ट पेपर है डीएसएसबी। यस सर। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ध्यान से करना अगला क्वेश्चन। सर कैसा आता है स्टोर कीपर वाला एग्जाम जो है उसमें, मतलब हाँ उसमें क्या क्या सब्जेक्ट वही होते हैं ना नॉर्मल? नहीं नॉर्मल नहीं होते, मतलब हाँ नॉर्मल ही होते हैं, मगर मतलब वही मैथ्स जीएस वगैरह? जीएस इंग्लिश नहीं, एक मिनट, मैथ्स जीएस रीजनिंग जीएस मैथ्स इंग्लिश हिंदी, ये आते हैं 5 सब्जेक्ट। और इसी पैटर्न में आएगा जो पैटर्न मैंने लिखा है। सबसे पहले रीजनिंग आएगी, ठीक है। आप कोई और सेक्शन पहले नहीं कर सकते। रीजनिंग डीएसएसबी का एक पूरा एक तरीका है कि भाई जब पेपर आप दोगे तो आप कोई और सेक्शन पहले नहीं कर सकते, आप सबसे पहले रीजनिंग ही करोगे, वहां पर कोई और सेक्शन खुलेगा ही नहीं। और रीजनिंग को भी जैसे 200 क्वेश्चन है तो इसको भी 20-20 के भाग में बांटा गया। 40 क्वेश्चन है इसके तो इसको 20 और 20 के पार्ट में बांटा जाएगा। सेम ऐसे इसके भी 40 है तो इसको भी 20-20 के पार्ट में, 40 है इसको भी 20-20 में, 40 है 20-20, टोटल 10 पार्ट बनते हैं। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये टोटल 10 पार्ट है। तो सबसे पहले ये 20 पार्ट वाला खुलेगा फर्स्ट पार्ट, और जब तक आप ये 20 क्वेश्चन नहीं करोगे आप ये पहले 20 नहीं देख सकते। और एक बार आपने सबमिट कर दिया, ध्यान रखना सबमिट करने से पहले एक बार ये भी ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन कर लो वहां सबमिट का ऑप्शन है, अगर आपने सबमिट कर दिया और आपके क्वेश्चन छूट गए तो आप ये क्वेश्चन दोबारा नहीं देख सकते, ध्यान रखना, ये लॉक हो जाएगा सेक्शन। उसके बाद आप अगला सेक्शन तभी देख सकते हो जब आप इसको सबमिट कर दोगे। ऐसे ही सबमिट करते करते जो बच्चा यहाँ तक पहुंच जाता है, हिंदी के लास्ट तक पहुंच जाता है, उसका पेपर क्रैक हो जाता है। मगर उसके लिए यहाँ से यहाँ तक उसको सारी चीज करते आनी पड़ती है कि रीजनिंग भी पूरी करनी पड़ेगी, जीएस ये नहीं कि छोड़ के सीधा हिंदी कर लो पेपर पास हो जाएगा, नहीं, जीएस भी मैथ्स भी इंग्लिश भी और हिंदी भी सारी चीज आनी चाहिए। मगर एक जीएस का इसमें एक फड्डा है डीएसएसबी में कि अगर आप इसमें प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन निपटाते हो तो 40 में से कम 25 से 26 क्वेश्चन सेम आ जाते हैं। अगर आप पुराने जो सेट आए हुए हैं डीएसएसबी के, अगर आप वो क्वेश्चन उससे कर जाते हो जीएस के तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सर एक बार असिस्टेंट ग्रेड का बता देना। ग्रेड 2 यही आएगा, सेम असिस्टेंट ग्रेड में सेम यही रहता है, यही पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग होती है सर? हाँ है नेगेटिव मार्किंग 0.25 सब इंस्पेक्टर के लिए सर, एसआई के लिए? यूपीएसआई नहीं सर, इसी में डीएसएसबी में एसआई के लिए सब इंस्पेक्टर फी डीएसएसबी में एसआई की कब निकल गई वैकेंसी भाई? सर सब इंस्पेक्टर फी कलेक्टर के लिए। फी कलेक्टर ये कब निकली थी? पिछले साल? हाँ सर 2019 की है सर ये। अच्छा उसका तो भाई मेरे को, हाँ नेगेटिव मार्किंग तो है उसमें भी। पैटर्न तो यही रहता है सब में, पैटर्न यही है, शायद उसमें फिर कुछ और चीज आ जाएगी, सेकंड पार्ट आ जाएगा, मगर फर्स्ट पार्ट में यही पैटर्न रहता है। फी कलेक्टर वाला मुझे पता नहीं है, मैं ध्यान नहीं दिया, तो मेरा ये है कि पैटर्न तो यही रहेगा, पहले वाला पार्ट तो यही है, बाकी सेकंड पार्ट देखते क्या रहता है उसमें, शायद फिजिकल या कुछ हो सकता है उसके अंदर। नहीं सर इसमें शायद पेपर के बाद ज्वाइनिंग है। क्या नहीं है? कुछ बोला है पेपर के बाद ज्वाइनिंग है सर, फिजिकल के हाँ पेपर थोड़ा फिजिकल फिर ज्वाइनिंग सर। हाँ तो फिजिकल तो कह रहा हूँ ना, पेपर के बाद फिजिकल दोगे ना, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी ना सर। फिजिकल तो कर देंगे, आसान है सर, पेपर निकले। बढ़िया है फिर तो। चलो भाई क्वेश्चन लिखो जरा। सर वैसे इतने ड्रामे कर क्यों रखे हैं, एक खुलेगा तो दूसरे पे जाएंगे? चीटिंग बच्चे बचाने के लिए, चीटिंग बचाने के लिए।
बहुत सर बढ़िया जैसे पैटर्न किसी है। ने 2 पोस्ट के लिए भर रखा हो हाँ तो पेपर तो उसका दोनों एक ही अलग एग्जाम अलग होगा या दोनों के अलग 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 डेट मिले? अलग होगा, अलग होगा, अलग होगा। ये सब इसलिए कर रखा है, जो ये एग्जाम का पैटर्न है वो इसलिए चेंज है कि बाकी किसी एग्जाम में नहीं दिखेगा आपको ये पैटर्न। ये इसलिए है क्योंकि चीटिंग बचाने के लिए। इसमें क्या है, डीएसएसबी में जिसने मेहनत की होगी ना वो नौकरी ले जाएगा। चीटिंग वाला बच्चा नहीं है। जैसे एसएससी में क्या है, भर भर के चीटिंग वाले बच्चे घुसते हैं। इसमें जिसको नहीं भी आता वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता है इसके अंदर, एसएससी में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बैठ जाते हैं और दे देते हैं। डीएसएसबी में ऐसा पैटर्न नहीं है। इन्होंने पैटर्न ही ऐसा बना लिया कि बच्चा चाहकर भी चीटिंग नहीं कर सकता, वहां पर चाह कर भी चीटिंग नहीं कर सकता। अगर चीटिंग बिठा के कोई उसकी जगह कोई और भी बिठा देना पेपर में, तो भी वो चीटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरा बैठेगा वो भी अपनी मेहनत से करेगा और 200 में से 200 तो वो भी नहीं ला सकता। तो यहाँ पर ये है कि एसएससी में क्या, यहाँ पर पर्ची चल जाती है, इन्विजिलेटर वगैरह बता देता है। इसमें पर्ची भी नहीं चल पाती क्योंकि यहाँ पर लोग अगला सेक्शन दे नहीं पाते, तो पर्ची नहीं पाती। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पैटर्न है। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। आपकी क्वेश्चन लिखो जरा अभी। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। आफ्टर 8 years देयर एज नहीं, आफ्टर 8 मत लिखना, आफ्टर 15 years लिखना। 7:10। आफ्टर 15 years ratio becomes 7:10। 15 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:10 हो जाता है। 15 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:10 हो जाता है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ए की वर्तमान आयु करोगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन ठीक है या नहीं। क्वेश्चन ठीक होना जरूरी है सबसे पहले। डिफरेंस करो, इनका डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं है तो पहले डिफरेंस को सेम करो फिर करो क्वेश्चन। सर पूछा क्या है? बी की प्रेजेंट एज। ओके सर। सर ए बोला था ना पहले। एक ही निकाल लो, दोनों निकाल दो। लो और ए आड़े दो दोनों निकाल लो, एक ही निकाल लो, बी की निकाल लो, दो मत निकाल। देखो सबसे पहले तो चेक करो क्वेश्चन ठीक है या नहीं। 3 और 5 डिफरेंस देखेंगे 2 का है। 15 साल बाद 7:10 है, डिफरेंस अब 3 का है। तो क्वेश्चन तो ठीक नहीं है। पहले क्वेश्चन ठीक करेंगे तो इस 2 और 3 को सबसे पहले सेम करेंगे। अब 2 और 3 को सेम करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो दोनों 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 से करेंगे ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 2 से करेंगे, 14 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ये प्रेजेंट की है और ये 15 साल बाद है। तो अब चेक करो क्वेश्चन तो ठीक बन गया हमारा। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि प्रेजेंट में ए 9 है और 15 साल बाद 14 होगा। यहां से यहां तक आने में उसको लगे 5 साल और यहां से यहां तक आने में इसको लगे 15। इसका मतलब 5 भाग 15 के बराबर, 1 भाग 3 के बराबर। आपसे पूछा है ए की प्रेजेंट एज, तो ए की प्रेजेंट एज 9 है तो 9 भाग निकालना है आपको। 9 इंटू में 3 करेंगे तो ये करना। सबसे पहले क्वेश्चन को सेम बना लो, बस मेन यही है इन क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन पहले सेम होना चाहिए। अब वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। करो भाई करेंगे। हाँ अब इसके बाद वो मिक्सचर क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। जल्दी कर लो भाई, चलेंगे फिर। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करना लास्ट में, जो ये 9 into 8 वाला जो कॉन्सेप्ट था ये। हाँ पे ये जी सर। ये वाला 8 थोड़ी है 3 है। यहाँ क्लियर है। 5 15 क्यों लिखा है पता? ये पता चला? ये पता 5 15 क्यों लिखा है पता? पता चला ये बताओ। चलो तो एक भाग निकालना है, यहाँ से 3 आ जाएगा, नीचे जाएगा ना, कट जाएगा। इसने पूछा है कि
एक ही प्रेजेंट में एज में कितनी है चेक करो, 9। तो अगर 1/3 के बराबर तो 9 भाग निकालना है आपको, तो 9 इंटू में 3 करोगे, 9 3। हाँ कर लोगे भी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। सर यस सर। चलो यस सर। क्वेश्चन को चेंज करेंगे अब हम मिक्सचर पे आएंगे, मतलब कुछ अब मिक्सचर के कोई एज भी कुछ ना कुछ पार्ट घूम फिर के आएगा एज का भी अभी। तो अभी पहले अब जरा अगला जो पार्ट करेंगे, रेशो में चल रहा है अभी, रेशो का पार्ट ही चल रहा है सारा। अब रेशो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसा होता है, जरा ध्यान से समझना। आपके घर में सब ये जब दूध आता होगा तो आप पानी मिलाते होंगे उसमें, है ना। अब तो कुछ मान लो 2 लीटर दूध आया, 1 लीटर पानी मिला दिया, भाई मम्मी तो ये करती है हमेशा, सबके घर में मम्मियां ये करती है। चाहे दूध आप जितना मर्जी ले आओ उसमें पानी जरूर मिलेगा, है या नहीं? नहीं सर हमारे घर नहीं मिलता। सबके घर नहीं, हमारे घर नहीं मिलता। प्योर पीते हो? सर हमारे 5 भैंस हैं। अच्छा, मैं मगर फिर भी मिलाती है मम्मी, पूछ लेना, फिर भी उसमें मिलता होगा, गारंटीड बात है। लॉकडाउन हो गया क्या? एक मिनट रुकना भाई जरा, लॉकडाउन हो गया शायद। हाँ सर, 1 वीक के लिए हो गया, 1 वीक के लिए। सर रात से होगा। ऐसे ही जब ही आया मैंने देखा लॉकडाउन लग गया। पूरे इंडिया में? दिल्ली नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में लॉकडाउन हो गया। सीएचएसएल का क्या होगा फिर? एग्जाम तो कैंसिल हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ। सीएचएसएल क्या होगा? एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता, बताया तो मैंने, परमिशन लेते। नौकरी तो दे नहीं रहे, ले दे के साफ कर देंगे लोगों को। ये तो अच्छे दिन आ गए। चलो भाई क्वेश्चन लिखते हैं, आप छोड़ो, क्या आपको लग गया तो लग गया, क्या कर सकते। अगला तो सर ये टॉपिक थोड़ा ठीक से पढ़ाइएगा सर। सुनो, कौन सा वाला मिक्सचर? ये पानी वाला, पानी दूध वाला। तो अभी ठीक से नहीं पाया था। नहीं बाकी इजी थे ना सर, ये थोड़ा है। हाँ नहीं, ये तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ऐसे पढ़ रहे हैं, आराम से, क्यों क्या टेंशन। सुनो क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। मान लो मैं कहता हूँ कि एक कंटेनर है, 2 कंटेनर है जिसमें और वो। अब क्या बोलता है कि भाई कई बार ऐसे बोलेगा कि दोनों कंटेनर में सेम होना चाहिए या 1:1 होना चाहिए। तो सारी चीज आपको ध्यान से समझनी है। जिस लाइन पे, जिस वर्ड पे मैं बोलूंगा उस वर्ड को गोला लगा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट वो पार्ट है। एक बार क्वेश्चन लिखो, फिर मैं बताता हूँ क्या है। लिखना जरा, लिखना। 2 containers contain equal quantity of milk and water. 2 containers contain equal quantity of milk and water. अब जो ये equal quantity लिखा है ना आपने, इसको गोला लगा लेना। ये जो equal quantity लिखा है इस पे गोला लगा लेना। 2 containers contain equal quantity of milk and water, in the ratio 4:1. Equal quantity of milk and water in the ratio 4:1 and 3:2. 4:1 and 3:2. लिखना। 2 बर्तन जिसमें बराबर मात्रा में दूध और पानी, ये जो बराबर मात्रा लिखा है इसमें गोला लगा लेना। 2 बर्तन जिसमें बराबर मात्रा में दूध और पानी, जिसमें बराबर मात्रा में दूध और पानी, यदि इन दो, if these mixture are mixed, then final quantity of milk and water, question mark. If these mixture are mixed, then find the final quantity of milk and water. यदि यह दोनों मिश्रण मिला दिए जाएं, तो अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सुनो भाई, क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से सुनना। सर एक बार रिपीट कर देना क्वेश्चन। हेलो 2 container contain equal quantity of milk and water
in the ratio, वो लिखिए रेशो 4:1 and 3:2, 4:1 and 3:2. If these mixture are mixed together, then find the final quantity of milk and water. Then find the final quantity of milk and water. तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 1 मिनट करना भी जरा क्वेश्चन लिखना भाई, एक बार लिख लो क्वेश्चन, बता देता हूं मैं, दोबारा बता सर। क्वेश्चन दोबारा बोल दो। 2 containers contain equal quantity of milk in the ratio 4:1 and 3:2. 2 बर्तन जिसमें बराबर मात्रा में दूध और पानी जिसका अनुपात 4:1 और 3:2 है, जिसका अनुपात 4:1 और 3:2 है। मिक्सचर are mixed together, if these mixture are mixed together, यदि यह दोनों मिश्रण मिला दिए जाएं, then find the final quantity of milk and water. तो अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब जरा ध्यान से समझो भाई, क्वेश्चन बिल्कुल समझने वाला है। एज से हटाए क्वेश्चन, एज अलग था, ये अलग है। एज में बढ़ती थी एज, यहाँ पर मिल्क है, वाटर है, यहाँ पर मिल्क और पानी की एज नहीं आती, एज अलग है, ये अलग है। यहाँ पर एक चीज साफ साफ जो मैंने लाइन क्वेश्चन में, 2 बर्तन है ए और बी, जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो बराबर, जो दूध और पानी है इक्वल क्वांटिटी है दोनों बर्तन में। बोला मैंने 2 कंटेनर्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी, मतलब एक ए कंटेनर है और एक बी कंटेनर है, इसमें दोनों बराबर मात्रा है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो, ए में टोटल अगर दूध और पानी को मिलाया जाए तो कितनी मात्रा बनती है? 5 बन रही है, चेक करो। ए 4 है, मिल्क 4 है, वाटर 1 है, तो टोटल 5 बन गई। और बी बर्तन में कितनी है टोटल? 5 है। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि बराबर होना चाहिए, तो क्या बराबर है दोनों, ये बताओ। यस सर, बराबर है। अब क्या बोला है? अब इसको मिलाना है। अगर हम इसको मिलाएंगे तो फाइनल क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर पूछा है, तो सीधी सी बात है, मिल्क में मिल्क ऐड होगा, वाटर में वाटर ऐड होगा। तो मिल्क है 4, यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पर वाटर है 1, नीचे है 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। आंसर आ गया 7:3। खत्म क्वेश्चन। यही तो करना था। यस सर, क्वेश्चन सीधा मिलाना है। यहाँ पे 4 है, 3 है, 7 हो गया, 1 है, 2 है, 3 हो गया। मगर सबसे पहले जो कंडीशन है वो वेरीफाई होनी चाहिए कि भाई जो बर्तन है उसमें बराबर होने चाहिए दोनों, लिखा है क्वेश्चन में, तो ये बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो पहले बराबर करना है। इसमें तो दे रखा है तो सीधा सीधा ऐड हो गया। क्वेश्चन लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन। सर अगर मिक्स करे तो सर दूध में मिल्क मिला दे, मतलब मिलाए तो है, तभी जब मिलाओगे तो वाटर ना। अच्छा, यस सर। हाँ, वो मिलाएंगे तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बता देना सर। सर अभी तो ऐसे क्वेश्चन भी आए, मिक्स से वहां बताया गया, वाटर में बताया गया। कितने बजे से स्टार्ट हुई है? ये 11 बजे शुरू हो चुकी है अभी। सर ये कौन सा चैप्टर करा रहे हो आप? ये रेशो पढ़ रहे हैं भाई हम। ठीक है सर। चलो भाई अगला लिखते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखो एक बार। लिखना भाई, क्वेश्चन लिखो। 2 containers contain equal quantity of milk and water. 2 containers contain equal quantity of milk and water in the ratio 4:3 and in the ratio 4:3 and 6:1. 2 बर्तन जिसमें बराबर मात्रा में दूध और पानी, 2 बर्तन जिसमें बराबर मात्रा में, 1 मिनट रुको तो पूरा क्वेश्चन तो बोलने दो। 2 बर्तन जिसमें बराबर मात्रा में दूध और पानी जिसका अनुपात 4:3 और 6:1 है, जिसका अनुपात 4:3 और 6:1 है। If both the mixture are mixed together, यदि दोनों मिश्रण को मिला दिया जाए,
यदि दोनों मिश्रण को मिला दिया जाए, देन फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। देन फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो अंत में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? पहले वही कंडीशन जो लिखी है वो वेरीफाई होनी चाहिए कि भाई बोला है दोनों बर्तन बराबर होने चाहिए, तो सबसे पहले चेक करो बराबर है या नहीं। तो ये 4 और 3 7 है, ये 6 और 1 7 है, तो बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मिल्क में मिल्क ऐड करेंगे, ये 4 है, ये 6 है, तो टोटल 10 हो गया। ये 3 और 1 4, ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो जो रेशो आएगी 5:2। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें सेम नहीं मिलेगा। सर ये काटना जरूरी है? ऑप्शन में डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन वैसे तो देखो रेशो पूछा है, तो रेशो का मतलब वो होता है रेशो बनते ही तब है जब कटी हुई हो वैल्यू। अगर 204 आ रहा है तो चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। लिखो क्वेश्चन लिखो जरा। 2 containers contain equal quantity of milk and water. 2 containers contain equal quantity of milk and water in the ratio 3:2 and 5:1. क्या हो रहा है? 2 containers contain equal quantity of milk and water in the ratio 3:2 and 5:1। 2 बर्तन जिसमें बराबर मात्रा में दूध और पानी, जिसका अनुपात 3:2 और 5:1 है, जिसका अनुपात 3:2 और 5:1 है। If both the mixture are mixed together, यदि दोनों मिश्रण को मिला दिया, then find the final quantity of milk and water. तो अंत में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? करो भी। बढ़िया, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो चेक कर लो भाई कि क्वेश्चन अभी जो बोला है कि 2 बर्तन जिसमें बराबर मात्रा होनी चाहिए, तो बराबर चेक कर लो बराबर मात्रा है या नहीं। तो इसको चेक करेंगे, 5 और 1 6 है, तो बराबर नहीं है। ऐड मत कर देना, सीधा बराबर करना है पहले इसको। अब बराबर कैसे करोगे? 6 और 5 को सेम करना है। 6 और 5 का एलसीएम 30 होगा। 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी ऊपर वैल्यू है वो 6 से मल्टीप्लाई होगी, और जो भी नीचे वैल्यू है 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे 6 से होगी, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 25 और ये हो जाएगा 5 5 एकम 5। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब सेम हो गया दोनों। अब चेक कर लो, 30 ये बन गया, 30 ये बन गया। तो मिल्क मिलाओ, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43 और ये हो जाएगा आपका 17। तो 43:17 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर किसी केस में आपको सेम नहीं दे रखा तो उस केस में पहले सेम बनाना है, ध्यान रखना। क्लियर है अभी सबको? बोलो जरा। यस सर। अब इसी क्वेश्चन को वो कैसे चेंज करेगा वो समझना। इसी क्वेश्चन को वो चेंज भी करता है। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर इसमें जो एलसीएम लिया, डिफरेंशियल लिया क्या सर? हाँ एलसीएम लिया ना। 6 और 5 को सेम करना है। 6 और 5 को सेम करने का एलसीएम ले लिया। 6 और 5 का एलसीएम 30 हो गया। 5 को 30 बनाने के लिए किससे गुना करोगे? 6 से, और 6 को 30 बनाने के लिए 5 से। जब भी मैं बोलूँ ना कि वैल्यू सेम बनानी है, सेम बनाने का मतलब है एलसीएम लेना है, तो सीधा ध्यान रखना है। चलो भाई अब चलते हैं जरा आगे। और इसी क्वेश्चन को वो कैसे और चेंज कर सकता है। वो क्वेश्चन में ये नहीं बोल के, इस बार क्या होगा, क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि इक्वल क्वांटिटी है। क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा जरा ध्यान से सुनो। वो ये बोलेगा 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी ये दे रखा है। अगर इन दोनों को 1:1 में मिलाया जाए, ये बोलेगा अगर इनको 1:1 में मिलाया जाए
तो 1:1 मिलाने का मतलब क्या, जरा समझो। मैंने यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ 6 लिखा था। सेम बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 5 से किया था। तो ये 6 पंजे कितना बन जाता, 30, और ये 6 पंजे कितना बन जाता, 30, है ना। तो ये बताओ अगर मैं इसको काटूं तो इसका रेशो कितना आएगा 30 का, बताना एक बार। 1:1। 1:1। तो इसका मतलब अगर वो 1:1 में भी मिलाने के लिए आपको बोल रहा है ना, तो इसका मतलब भी वो यही कह रहा है कि दोनों में क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। वो कई बार क्वेश्चन, जैसे अभी तो मैं बोल के दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में मैं लिखवा रहा हूँ साफ साफ कि भाई दोनों बर्तन में बराबर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में मैं लिख के ही नहीं दूंगा, मैं ये बोलूंगा कि दोनों बर्तन में 1:1 में मिलाना है। अब 1:1 में मिलाने का मतलब यही है कि दोनों कंटेनर बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा भी आता है तो वहां भी कंटेनर बराबर करना। तो इसका भी क्वेश्चन लिख ही लो ताकि एग्जाम में आ जाए तो पता रहे। और यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। इस 1:1 में बच्चे फंस जाते हैं बहुत सारे। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखना। 2 containers contain milk and water in the ratio 2 containers contain milk and water in the ratio 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 and 9:3. 2 containers contain milk and water in the ratio 5:4 and 9:3. 5:4 and 9:3. 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 और 9:3 है। If both the mixture are mixed in the ratio 1:1. If both the mixture are mixed in the ratio 1:1. यदि दोनों मिश्रण 1:1 में मिलाए जाएं, यदि दोनों मिश्रण 1:1 में मिलाए जाएं, then find the final quantity of milk and water. Then find the final quantity of milk and water. यदि दोनों मिश्रण 1:1 में मिलाए जाएं, तो अंत में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? तो अंत में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? 13:9। ठीक होगा भाई। 47:25 देखते हैं। सबसे पहले देख लो, चेक कर लो भाई। पहले 1:1 का मिलाने का मतलब ये कि दोनों कंटेनर बराबर होने चाहिए। 5 और 4 9, 9 और 3 12। बराबर नहीं है तो इसको बराबर करना है पहले। अब बराबर कैसे करोगे? 12 और 9 का एलसीएम लेना है। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है बताओ भाई? 36। तो 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे और 12 को 36 बनाने के लिए 3 से। तो 4 से करो, इधर 20 हो जाएगा, 16 27 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 47। ये कितना हो गया? 25। तो आंसर आएगा 47:25। इसको काट नहीं सकते तो इसको छोड़ दो यहीं, ये आंसर आएगा। ठीक है। तो अगर 1:1 बोला है तो उस केस में ध्यान रखना, आप लोग सीधा उसको सोल्व करोगे, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी क्वेश्चन में। क्लियर है अभी सबको? आगे चल सकते हैं? सर हाँ बोलो बोलो। सर हमने यहाँ पे जो एलसीएम लिया है सर 36। हाँ तो सर हम जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़ा एलसीएम नहीं ले सकते? इतना बड़ा एलसीएम छोटा होता है ना, एलसीएम बड़ा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। एलसीएम फिर बड़ी वैल्यू आएगी, फिर फाइनल में आके काटना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा ना क्वेश्चन। काटना तो लास्ट में पड़ेगा। फिर हमारे पास पहले ही कटा हुआ मिल जाए तो बेटर है कि एलसीएम ले लो। इसमें टेबल गिन लिया करो ना, किसी एक का टेबल गिन लो। अगर 12 9 का एलसीएम नहीं निकालना आ रहा तो किसी एक का टेबल गिन लो। जैसे 9 का टेबल गिन लो, एक ऐसा नंबर आएगा जो 12 के टेबल में दिखेगा, वही एलसीएम है। 9 का टेबल गिनो, 9 एकम 9 12 के टेबल में नहीं आता, 9 दूनी 18 12 के टेबल में नहीं आता, 9 3 27 12 के टेबल में नहीं आता, 9 चौक 36 12 के टेबल में आता है। इसका मतलब 36 एलसीएम। तो ऊपर 4 से कर लो, नीचे 3 से कर लो। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि 1:1 में मिलाया जाए। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को वो क्या बोलेगा? जैसे सुनो, यहाँ मैंने सेम किया था तो ये वैल्यू 36 बन गई थी,
ये वैल्यू 36 बन गई थी, इसका रेशो बन गया 1:1। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर इसको 2:3 में मिलाया जाए, अब यहाँ पर तो स्टूडेंट फंस जाएगा भाई 1:1 हमें पता है, तो 2:3 में क्या करा जाए? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप मतलब पहले बर्तन को सेम कर लो। सेम करने के बाद जो 2:3 में मिलाना है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, फिर से वैल्यू, मतलब ये सेम हो चुकी है वैल्यू, यहाँ ऊपर यहाँ पे 2 से कर देना या 3 से कर देना, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चन बताऊंगा, लिखते हैं, समझ आएगा। क्वेश्चन लिखो तभी समझ आएगी ये चीज जो बता रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन। 2 containers contain milk and water. 2 containers contain milk and water in the ratio 3:2, in the ratio 3:2 and 5:1. 2 containers contain milk and water in the ratio 3:2 and 5:1. दो बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 5:1 है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 5:1 है। If both the mixture are mixed in the ratio, if both the mixture are mixed in the ratio 3:4, if both the mixture are mixed in the ratio 3:4, यदि यह दोनों मिश्रण 3:4 में मिलाए जाए, यदि यह दोनों मिश्रण 3:4 में मिलाए जाए, then find the final quantity of milk and water. Then find the final quantity of milk and water. तो अंत में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? तो अंत में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? करो भाई क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। 2 containers contain milk and water in the ratio 3:2 and 5:1. If these mixture are mixed in the ratio 3:4, if these mixture are mixed in the ratio 3:4, then find the final quantity of milk and water. Then find the final quantity of milk and water. अब देखो यहाँ पर जो बोला है आपको रेशो में, वो 3:4 में मिलाने के लिए बोला है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब पहले तो आपको इसको 1:1 बनाना है, मतलब पहले तो दोनों बर्तन को बराबर बनाना है। तो बराबर बनाते हैं जरा, 3 और 2 ये 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये तो सेम नहीं है, पहले इसको सेम बनाएंगे। 6 और 5 का एलसीएम 30 होगा, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 5 से करते हैं। तो ऊपर 6 से किया तो इसको भी, तो ये 18 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब बर्तन तो सेम हो गया है, मतलब ऐड करोगे 30 आएगा, 1:1 बन जाएगा। अब क्या करना है, 3:4 में मिलाना है, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को 4 से कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 20। तो इसको ऐड करोगे ये आ जाएगा 154, ऐड करोगे ये आ जाएगा 56। काट लो, कट जाएगा, ये कटते ही आंसर आ जाएगा इसका। काट सकते हो इसको भाई, ध्यान रखना। सर एक बार ये बता सर, ये समझ नहीं आया सर, मैंने किस रेशो में मिलाने के लिए बोला? 3 से इंटू करके लिखना 18। एक मिनट, हाँ ये लो भाई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखो पहले क्या बताना है मैंने, देखो हमें 3:4 में मिलाना है। अब 3:4 में मिलाने के लिए हम डायरेक्ट 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 ही होना चाहिए। मगर अगर मैं 3 और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बर्तन को सेम बनाना है, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम आगे। मतलब सबसे पहले आपको इसको 1:1 में मिलाना है। अब 1:1 में कैसे मिलेगा, सबसे पहले बर्तन सेम बनाओ। सेम कैसे बनाओगे, ऊपर ये 5 है, इसमें 6 है, तो 5 और 6 को सेम करो, 5 और 6 को सेम करोगे 30 एलसीएम आएगा। तो ऊपर 30 बनाने के लिए 6 से गुना करो,
नीचे 30 बनाने के लिए 5 से गुना करो। तो जब यहाँ करोगे तो ये 6 से किया है तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये ए है और ये बी है। बताओ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बर्तन बराबर हो गया है, मतलब यहाँ भी 30 हो गया है और यहाँ भी 30 हो गया है, तो काटोगे तो 1:1 बन रहा है। अब आपको किस रेशो 4 में मिलाना है, तो सीधा सीधा क्या करना, जो ये ऐड अब आया ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 4 से कर देना। ठीक है, करो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 18 तिये 54, 12 तिये 36, 4 से करोगे इसको ये 100 हो जाएगा, 4 से इसको भी करोगे 20 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 154 और ये हो जाएगा 56। बस काट तो आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल रेशो ये। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस केस में पहले आप सबसे पहले सेम बना लो, सेम बनाने के बाद फिर जिस रेशो में बोला है उस रेशो में उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस ये काम करना है। डिफिकल्ट सर। सर एक बार ये बताना, जैसे 6 को 3 से करके 18 लिखा था, 5 को 3 से क्यों नहीं करते ऐसे में? कहाँ पर? ये जो ऊपर ही ये जो 5 × 6 है ना, 6 से 3 को करते हैं 18 लिख देते हैं ऊपर ऊपर। हाँ ये हाँ 5 को क्यों करते हैं हम 3 से इंटू? 5 तो ये है ही ना पहले से, ये तो इसको जमा ऐड करके आया है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एक कंटेनर है उसमें 5 लीटर दूध मतलब मिलाकर है, बी कंटेनर में 6 लीटर मिलाकर। तो अगर आप इसको करोगे तो इसको भी करोगे तो ये तो 30 लीटर यहाँ पे सेम बनाना है ना, तो ये बन तो क्या 6 पंजे 30 करोगे 30 लीटर हो जाएगा, नीचे भी 30 लीटर हो जाएगा, तो 30 लीटर हो गया ना दोनों में। इसको मिलाओगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे। सर ये एंड 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर? अरे क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन तो पढ़ो। 3:4 रेशियो में उसको डिवाइड करना है ना हमें। लिखा है कि अगर इसको 3:4 करना है, लिखा है क्वेश्चन में, चेक करो। विपुल समझा यार। लिखा नहीं लिखा क्वेश्चन, बताओ। दिख गया सर, दिख गया। तो बस 3:4 में बोला है ना, इसलिए मैंने 3 और 4 में किया। जिसमें बोलेगा लास्ट में बस उससे मल्टीप्लाई फाइनल में। हाँ क्लियर है भाई? चलें आगे, एक और क्वेश्चन कर लो ऐसा, ताकि फिर अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और करना भाई। लो करना जरा, ये लिख लो सीधा, ये रेशियो लिख लो और इसको लिखना कि इसको अगर इफ दिस मिक्सचर आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, यदि इसको 2:3 में मिलाया जाए। सब तो पापा ने टच कर दिया। करो भाई। इफ दिस मिक्सचर आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, यदि इसको 2:3 में मिलाया जाए। फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो दूध और पानी का क्या मतलब? म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। करो, ये है 6 और ये है 9, तो 6 और 9 का 18 आ जाएगा। 6 को 18 बनाने के लिए 3 से और 9 को 18 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर करोगे हो जाएगा, ये नीचे 14 हो जाएगा। ये ए है और ये बी है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम हो गया। अब इसके बाद इसको 2:3 में करना है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, तो यहाँ हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 14 ये 42 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो ये आंसर जो आएगा ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा। अरे म्यूट कर लो भाई, क्या कर रहे हो? वो नहीं रोटी भी नहीं है, म्यूट नहीं कर सकते। रूपम मिश्रा है, रूपम मिश्रा। कर लो भाई, बंद कर लो भाई, बंद कर लो। किसका सर? सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट कर लो, म्यूट।
चलो भाई देखो, तो ये आ गया 72:18, तो इसका काटोगे रेशो तो ये आ जाएगा 4:1, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कर लेना होमवर्क में, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये तो जो हम ये 6:9 है, तो ये तो ऑलरेडी 2:3 में है ना। अच्छा हाँ, वो तो आप कोई नहीं, वो तो घूम के वही आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे भी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो डायरेक्ट हो जाएगा ना। हाँ वो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर तो आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ ओके। चलो भाई देखो जरा, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो इसको करना जरा। क्वेश्चन है, मिल्क एंड वाटर दे रखा है आपको, A, B और C, 2:1, 3:4, 3:, होमवर्क है। हाँ होमवर्क है। ओके। और इसको आपको 2:3:4 में मिलाना है। तो फाइनल क्वांटिटी बतानी है मिल्क एंड वाटर की। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये क्वेश्चन है। सर इसका क्वेश्चन लिखवा ही दो ना। क्वेश्चन ही लिखवाऊं? लिख लो क्वेश्चन, चलो लिखो भाई, क्वेश्चन लिख लो। 3 containers contain milk and water. 3 containers contain milk and water in the ratio 2:1, 3:1, 4:1. 3 containers contain milk and water in the ratio 2:1, 3:1 and 4:1. 3 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात, 3 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:1 और 4:1 है। 2:1, 3:1 और 4:1 है। If these quantity या if these mixed in the ratio 2:3:4, यदि यह मिश्रण 2:3:4 में मिलाया जाए, यदि यह मिश्रण 2:3:4 में मिलाया जाए, if these mixture are mixed in the ratio 2:3, then find the final quantity of milk and water. Then find the final quantity milk and water. तो अंत में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? तो अंत में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? ठीक है भाई, तो ये होमवर्क है आपका। बाकी आज जितना हुआ इसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। अगली क्लास में थोड़ा क्वेश्चन बता देना जो लास्ट किया था आपने, पिछला वाला। कौन सा? पिछला वाला सर। क्या बताऊं? बताओ क्या बताऊं उसमें, बताओ। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बताओ कहाँ, मेरे को तो क्वेश्चन भी ध्यान नहीं। क्वेश्चन बोलो क्या था? 2 containers contain milk and water ratio 5:1 and 7:2. ठीक है। And mixed ratio is 2:3. 2:3। हाँ तो करो, सबसे पहले तो इसको सेम बनाओ। सबसे पहले तो आप कंटेनर को देखो, यहाँ पे कंटेनर में, एक कंटेनर में कितना है मिल्क और वाटर टोटल, बताओ। 6 है, ठीक है। बी कंटेनर में कितना है? 9 है। तो सबसे पहले तो आपको, अच्छा यहाँ पर तो देखो सीधा सीधा 2:3 बन रहा है, मगर हाँ अगर बाई चांस कोई और रेशो होती तो सबसे पहले आप इसको सेम बनाओ। 6 इधर है, 9 इधर है, तो 6 और 9 को सेम बनाने के लिए 6 और 9 का एलसीएम ले लो। 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है बताओ भाई? बोलो। 18। तो इस 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बनाने के लिए 2 से। तो ये 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से किया है तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, 4। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, बोलो। अब इसको किस रेशो में मिलाना है? 2:3 में। तो बस ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे को 3 से। तो मल्टीप्लाई करोगे 5, ये 30 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा। ऐड कर लो इसको, ये फाइनल रेशो बनानी थी आपको। हो गया क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर पहले आप कंटेनर को सेम कर लो, सेम करने के बाद फिर उस रेशो में बांटना है। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जो ये मैंने 3 वाला दिया है, तो 3 वाला भी सेम बना के देखना। उसमें सबसे पहले तीनों को सेम कर लेना, कंटेनर पड़ेगा इसमें।
उसके बाद फिर उसको 2:3:4 में बांट देना, मतलब उसको कर देना। ठीक है भाई, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे, आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, ज्यादा हो जाएगा वरना। ठीक है, ओके तो सर। चलो भाई पढ़ Thank you, लेना जरा, student. जितना कराए रिवाइज Thank कर you so लेना। much, sir. आज के लिए इतना ही भाई, चलो। ओके सर।